नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इवेंट बबलिंग। जब भी हमारे HTML के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट नेस्टेड एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इवेंट लिस्टनर्स क्रिएट करते हैं तो इवेंट बबलिंग होती है। इसका क्या मतलब है, हमने यहाँ पर HTML के अंदर काफी सारे नेस्टेड एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं। आउटर जो एलिमेंट है वो डिव है, डिव के अंदर यूएल टैग है, यूएल के अंदर हमारे काफी सारे लिस्ट आइटम्स है और इनके लिए हमने कुछ बेसिक स्टाइलिंग भी यहाँ पर ऐड की है। डिव को हमने एक बैकग्राउंड कलर दिया है, कुछ साइज दिया है, यूएल को हमने एक बैकग्राउंड कलर दिया है, लिस्ट आइटम को बैकग्राउंड कलर दिया है। अब जब हम पेज पर जाएंगे तो ये बेसिकली जो पूरा का पूरा एरिया है, ये पिंक वाला एरिया प्लस ब्लू वाला प्लस ग्रीन वाला, ये हमारा डिव है। डिव के अंदर ब्लू प्लस ग्रीन ये हमारा यूएल टैग है एंड यूएल के अंदर ये जो इंडिविजुअल लिस्ट आइटम्स है ये हमारे ग्रीन के अंदर है। तो अभी ये जो इंडिविजुअल आइटम्स है इनको हम एक एक करके अपने app.js के अंदर एक्सेस करेंगे और सबके लिए हम अलग अलग इवेंट लिस्टनर्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपने div को एक्सेस कर लेते हैं, document.querySelector हमारा div। उसके बाद हम अपने UL को एक्सेस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा UL टैग आ जाएगा। एंड तीसरा हम अपने सारे के सारे लिस्ट आइटम्स को एक्सेस कर लेते हैं। तो लिस्ट आइटम्स के लिए हम यूज करेंगे अपना QuerySelector all, क्योंकि बहुत सारे लिस्ट आइटम्स हैं तो उनका एक कलेक्शन हमारे पास आएगा। एलाइज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सबके लिए इंडिविजुअली हम अपने इवेंट लिस्टनर्स को ऐड करेंगे। डिव के लिए इवेंट लिस्टनर को ऐड करेंगे, क्लिक इवेंट को हम चेक करने वाले हैं, उसके लिए एक कॉल बैक आ जाएगा और हम console.log कर देंगे div was clicked। उसी सेम तरीके से हम अपने UL के लिए एक इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे, यहां पर आ जाएगा UL एंड हम लिख देंगे UL was clicked। और सारे के सारे हम एलाइज पर लूप लगा देंगे, li of एलाइज, जिनके ऊपर हम इंडिविजुअली अपना इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे, li.add event listener li was clicked। ये हम सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब जब हम div पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने div पर क्लिक किया हमारे पास प्रिंट होकर आएगा div was clicked। पर जैसे ही हम UL पर क्लिक करेंगे हमारे पास प्रिंट होकर आएगा UL was clicked एंड div was clicked। यानी जैसे ही हम एक नेस्टेड एलिमेंट के इवेंट लिस्टनर को ट्रिगर करते हैं वो उसके पेरेंट और ऊपर वाले लेवल्स को भी ट्रिगर करता है। जैसे हम लिस्ट आइटम्स पर अगर क्लिक करेंगे तो उसके लिए लिस्ट आइटम वाला इवेंट लिस्टनर ट्रिगर होगा, यूएल वाला होगा जो उसका पेरेंट है, एंड डिव वाला भी इवेंट लिस्टनर ट्रिगर होगा जो यूएल का भी पेरेंट है। तो इसी फिनोमेना को हम इवेंट बबलिंग कहते हैं। यानी जब भी हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं और हर किसी का अलग इवेंट लिस्टनर होता है, तो अगर इंटरनल जो सबसे अंदर वाला एलिमेंट है या अंदर के किसी लेवल पर अगर एलिमेंट है उसका अगर इवेंट लिस्टनर ट्रिगर हुआ तो ऑटोमेटिकली बाहर वाले एलिमेंट्स के भी इवेंट लिस्टनर्स को ट्रिगर करेगा। अब इसकी वजह से हो सकता है कई बार हमारे पास काफी अनडिजायरेबल चेंजेस आए कोड में, तो अगर हम इस इवेंट बबलिंग को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है। हमारी जो इवेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक मेथड होता है स्टॉप प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर कि जो भी चेंज हो रहा है या जो भी चीज ट्रैवल कर रही है, जो ये बबलिंग हो रही है, इसको रोक देना। तो स्टॉप प्रोपेगेशन मेथड को जैसे ही हम इवोक करते हैं वैसे ही क्या होगा, हमारी इवेंट बबलिंग रुक जाती है। इसे सेव करेंगे एंड रिफ्रेश। तो इस बार जब div को क्लिक करेंगे div was clicked, ul को क्लिक करेंगे ul was clicked एंड लिस्ट आइटम को क्लिक करेंगे तो लिस्ट आइटम was clicked। तो इस बार हमारी इवेंट बबलिंग जो है वो नहीं दिखाई देगी। तो कई बार ऐसा होगा कि कोड के अंदर हमें स्टॉप प्रोपेगेशन वाले मेथड को यूज करना पड़ रहा है। नेक्स्ट हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं यूजिंग आवर DOM एलिमेंट्स। हम क्या करेंगे, जो हमने टू डू लिस्ट काफी सारे चैप्टर पहले बनाई थी उसी को हम थोड़ा सा रेप्लिकेट करेंगे, पर इस बार कंसोल की जगह हम ब्राउजर के ऊपर चीजें करने वाले हैं। यानी हम अपनी टू डू लिस्ट के अंदर एक इनपुट देंगे जिस इनपुट के अंदर हम अपने टास्क्स को ऐड कर सकते हैं और वो टास्क नीचे हमारे पेज पर लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास ऐड होकर आ जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हम एक H1 हेडिंग बना लेते हैं। टू डू ऐप के लिए हमें एक इनपुट एलिमेंट बनाना पड़ेगा एंड उसके अलावा हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हमारे काफ़ी सारे लिस्ट आइटम्स ऐड होकर आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपना H1 बना लेते हैं। हमारे H1 के अंदर हम लिखेंगे टू डू ऐप। हमारा एक इनपुट बना लेते हैं। इनपुट के अंदर हम प्लेस होल्डर दे देते हैं ऐड टास्क्स या एंटर योर टास्क। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये हमारी टू डू ऐप है। यहाँ पर हम अपना टास्क, लेट्स सपोज हमें कोड करना है या हमें ईट करना है, वो टास्क हम एंटर कर सकते हैं। और एक बटन दे देते हैं साथ में। जैसे ही वो बटन क्लिक होगा वैसे ही हमारी लिस्ट के अंदर टास्क ऐड हो जाएगा। तो ऐड टास्क, सेव, रिफ्रेश। तो जैसे ही लेट्स सपोज हमें स्लीप ऐड करना है तो हम ऐड टास्क पर क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्ट के अंदर हमारा स्लीप वाला टास्क ऐड हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम नीचे एक
अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट के अंदर चाहें तो शुरुआत में एक दो आइटम पहले भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज ईट हमने रख लिया, या एक और आइटम स्लीप हमने रख दिया, सेव रिफ्रेश। तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर हमें नीचे 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 ऐड करते चले जाना है। तो ये सारा का सारा काम हम परफॉर्म करने वाले हैं इन आर app.js। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए हमें एक ही इवेंट को लिसन करना है, जो है हमारा ऐड टास्क का क्लिक इवेंट। कि जैसे ही ऐड टास्क बटन के ऊपर क्लिक हो, वैसे ही जो भी इनपुट के अंदर लिखा हुआ है वो हमारी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। आप चाहें तो इसको खुद से भी ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो आप पॉज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करनी है कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, एंड उसके बाद हम चाहें तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे app.js में। तो अपने बटन को एक्सेस कर लेते हैं। document.query selector हमारा बटन। उसके अलावा हम चाहें तो अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। let ul इज इक्वल टू हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड इनपुट को भी एक्सेस कर सकते हैं। let input इज इक्वल टू document.query selector हमारा इनपुट। इसे कर लेते हैं सेव। बटन के ऊपर इवेंट लिसनर ऐड करेंगे जो क्लिक के लिए लिसन करेगा, और उसके लिए हमारे पास कॉल बैक होगा। अभी के लिए कॉल बैक में क्या करेंगे, जो भी चीज़, मतलब अभी के लिए सिर्फ क्लिक्ड प्रिंट करवाते हैं, क्लिक्ड। तो सेव, या इसे कर लेते हैं हम अपनी स्ट्रिंग्स के अंदर, सेव रिफ्रेश। तो अभी के लिए बटन क्लिक हुआ तो हमारे पास क्लिक प्रिंट होकर आ जाएगा, मतलब चीज़ें काम कर रही हैं, app.js जुड़ी हुई है HTML के साथ। अब हम अपना असली काम शुरू करेंगे। हम चाहते हैं जैसे ही बटन क्लिक हो, वैसे ही इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है, इनपुट डॉट वैल्यू, वो हमारी इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। लिस्ट के अंदर ऐड करने से पहले उसे हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि जैसे ही बटन क्लिक हो, वैसे ही हम इनपुट की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सेव रिफ्रेश। तो स्लीप ऐड टास्क, स्लीप आ गया। उसके बाद लिखेंगे कोड, ऐड टास्क, कोड आ गया। उसके बाद लिखेंगे गो फॉर वॉक, ऐड टास्क, तो गो फॉर वॉक आ गया। और एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है कि बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है। मतलब टास्क को ऐड करने के बाद हमें इस इनपुट को हटाना पड़ रहा है। हम चाहते हैं ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। जैसे हम ABCD लिखें, ऐड करें टास्क, तो ये ABCD यहाँ से हट जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर चुके हैं। तो उसके लिए हम अपने इनपुट डॉट वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद रीसेट कर सकते हैं टू एम्प्टी स्ट्रिंग। रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर करेंगे कोड, ऐड टास्क, टास्क ऐड हो गया और इनपुट दोबारा खाली हो गया। गो फॉर वॉक, ऐड टास्क, टास्क ऐड हो गया और ये हमारा इनपुट दोबारा खाली हो गया। तो अब तो हमने यहाँ पर कंसोल के अंदर प्रिंट करवा लिया है। अब इसे लिस्ट के अंदर कैसे ऐड कराएं? लिस्ट के अंदर ऐड कराने के लिए ये जो कंसोल के ऊपर हमने इनपुट डॉट वैल्यू लिखी है, इसके लिए हम एक लिस्ट आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट आइटम हम क्रिएट करते हैं। लेट आइटम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एक नया एलिमेंट हम क्रिएट करेंगे लिस्ट आइटम के लिए। li के लिए हमने एलिमेंट क्रिएट कर लिया और ये जो मेरा आइटम है इसका इनर टेक्स्ट हम सेट कर सकते हैं टू इनपुट डॉट वैल्यू। एक बार हमने इनर टेक्स्ट सेट कर दिया टू इनपुट डॉट वैल्यू, उसके बाद यूएल के अंदर हम अपेंड चाइल्ड कर सकते हैं। मतलब यूएल के अंदर हम एज अ चाइल्ड एलिमेंट इसे ऐड करना चाहते हैं। यूएल के अंदर एज अ चाइल्ड एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। किसे ऐड करना चाहते हैं? अपने आइटम को। इसे कर लिया सेव। तो इन 3 स्टेप से हमारा लिस्ट आइटम क्रिएट हो जाएगा, उसका इनर टेक्स्ट सेट हो जाएगा और वो यूएल के अंदर ऐड हो जाएगा। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब हम लिखेंगे कोड, ऐड टास्क, तो कोड यहां पर आ गया। अब हम लिखेंगे गो फॉर वॉक, ऐड टास्क, गो फॉर वॉक यहां पर आ गया। अब हम लिखेंगे कुक, ऐड टास्क यहां पर आ गया। डू माई टैक्सेस, ऐड टास्क, यहाँ कई सारे हम डिफरेंट टास्क जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं। मेक नोट्स या क्लीन। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक वर्चुअल टू डू लिस्ट हमने बना दी जो हमारे वेब पेज के ऊपर अब काम कर रही है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट के ऊपर नहीं। कई सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनको प्ले टेनिस, जिनको हम इस स्क्रीन के ऊपर ऐड करते जा सकते हैं। अब ये तो हो गया टू डू के अंदर हमने चीज़ें ऐड करना सीख लिया। हम चाहें तो हर एक लिस्ट आइटम के साथ अपना एक क्रॉस या डिलीट बटन भी साथ में अटैच कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये हमारा लिस्ट आइटम है। लिस्ट आइटम के साथ ही, लिस्ट आइटम के अंदर ही हमने एक बटन बना लिया और इस बटन के अंदर है डिलीट, और इस बटन को हम एक क्लास भी दे देते हैं डिलीट। तो अभी तो एग्जिस्टिंग लिस्ट आइटम्स को हम ये बटन देंगे। ये हमने डिलीट बटन दे दिया, ये हमने डिलीट बटन दे दिया। सेव रिफ्रेश। तो इस डिलीट से हम चाहते हैं ये वाला आइटम डिलीट हो जाए, इस डिलीट से हम चाहते हैं ये वाला आइटम डिलीट हो जाए। तो इस तरीके से डिलीट से हम पूरे के पूरे आइटम को डिलीट करना चाहते हैं। तो
तो ये हमारा डिलीट हो गया, ये हमारा डिलीट हो गया। अब जब हम अपने पेज पर ऐड करेंगे, लेट्स सपोज हमने कोड ऐड किया, तो जैसे ही ऐड किया टास्क, तो सिंपली सिर्फ टास्क ऐड हो रहा है, डिलीट बटन ऐड नहीं हो रहा। जैसे अगर हम ऐड करते हैं गो फॉर वॉक, ऐड किया टास्क, तो सिर्फ ये टेक्स्ट हमारे पास आया, डिलीट बटन नहीं आया। तो हम चाहते हैं जो हमारे बाद वाले एलिमेंट्स हैं जिनको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड कर रहे हैं, उनके साथ भी बटन आना चाहिए। तो उसके लिए हम एक और एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हमारा बटन एलिमेंट। क्या करेंगे, हम एक बटन एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, या इसे कह देते हैं डिलीट बटन, क्रिएट एलिमेंट बटन। अब इस डिलीट बटन के अंदर हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, तो डिलीट बटन डॉट इनर टेक्स्ट, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं डिलीट, एंड साथ के साथ डिलीट बटन को हम अपनी क्लास भी दे सकते हैं, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड हमारी डिलीट क्लास, सेव। एंड अब इस डिलीट बटन को हमने क्रिएट तो कर लिया पर कहीं यूज नहीं किया, तो इसे हम लिस्ट आइटम के चाइल्ड में अपेंड कर सकते हैं। कैसे, ये हमारा लिस्ट आइटम होता है, लिस्ट आइटम के अंदर टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट के बाद हम चाहते हैं हमारा बटन भी उसके चाइल्ड एलिमेंट की तरह आ जाए, तो आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर हम अपेंड कर देंगे अपना डिलीट बटन। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, इस बार हम कोड ऐड करेंगे, ऐड टास्क, कोड आ गया। इस बार हम गो फॉर वॉक, तो ये ऐड करके आ गया हमारा टास्क। इस बार हम लेट्स सपोज कुक करेंगे, तो ये हमारा नया टास्क आ गया। अगर देखें कि कैसे एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो हमारे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से ऐड हो रहे हैं कि नया लिस्ट आइटम क्रिएट हुआ, लिस्ट आइटम के अंदर सबसे पहले तो हमारा टेक्स्ट आया हमारे पास, उसके बाद हमारी बटन आया हमारे पास जिसके अंदर ऑलरेडी क्लास डिलीट हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से बिल्कुल जैसे पहले हमारे पास पूरे के पूरे लिस्ट आइटम्स थे, वैसे ही लिस्ट आइटम्स हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड कर दिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम चाहते हैं कि डिलीट को जैसे ही क्लिक किया जाए वैसे ही हमारा पूरा आइटम डिलीट हो जाए। मतलब ये जो डिलीट बटन है, इनको क्लिक करने से हमारा पूरा का पूरा आइटम जो है वो डिलीट हो जाए। ये फंक्शनैलिटी भी चाहिए होती है हमें टू डू ऐप के अंदर। तो वो चीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे डिलीट बटन्स हैं उन सब के ऊपर हम एक इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं। तो लेट बटन्स, या इन्हें कह देते हैं डिलीट BTNS, डिलीट बटन्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। बहुत सारे बटन्स होंगे डिलीट के, कौन सी, जिनके पास भी डिलीट क्लास है उनको हमने एक्सेस कर लिया। तो ये सारे के सारे हमारे पास डिलीट बटन्स आ गए। अब एक लूप चला लेते हैं, फॉर डिलीट या डिलीट बटन ऑफ डिलीट बटन्स। हम क्या करेंगे, हर डिलीट बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर कर देंगे फॉर आर क्लिक, और जैसे ही बटन क्लिक हो जाए वैसे ही फंक्शन कॉल बैक आ जाएगा। अभी के लिए इसे सिर्फ प्रिंट करवाते हैं, console.log एलिमेंट डिलीटेड। अभी के लिए एलिमेंट डिलीट नहीं किया, सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं एलिमेंट डिलीटेड। तो रिफ्रेश करेंगे तो जैसे ही डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे एलिमेंट डिलीटेड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एलिमेंट डिलीटेड, यानी ये हमारा बटन ट्रिगर तो हो रहा है, मतलब ये वाला इवेंट लिसनर काम तो कर रहा है। अब एलिमेंट को एग्जैक्टली डिलीट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिलीट एलिमेंट हमने क्या किया, इस बटन को एक्सेस किया है जिसकी क्लास डिलीट है, हमें इसके पेरेंट को डिलीट करवाना है, यानी लिस्ट आइटम को ही पूरे के पूरे को डिलीट करवाना है। तो पेरेंट को एक्सेस करने के लिए हम नेविगेशन यूज कर सकते हैं, लेट पेरेंट इज इक्वल टू डिलीट बटन का जो भी पेरेंट होगा, तो उसके लिए हम पेरेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा डिलीट बटन का पेरेंट हो जाएगा, और एक बार क्या करेंगे, पेरेंट को प्रिंट करवाएंगे। सेव, रिफ्रेश, इसे हमने क्लिक किया तो ये हमारे डिलीट बटन का, यहाँ डिलीट बटन की जगह जिसे हम क्लिक कर रहे हैं इसे दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट कर लेते हैं। रिफ्रेश, इस बटन को हमने क्लिक किया तो इसका पेरेंट आ गया, इस डिलीट बटन को क्लिक किया तो इसका पेरेंट आ गया, इस डिलीट बटन फर्स्ट वाले को क्लिक किया तो इसका पेरेंट आ गया। हम चाहते हैं पूरा पेरेंट ही डिलीट हो जाए, मतलब पेरेंट डॉट रिमूव। सेव, रिफ्रेश, अब इस डिलीट को क्लिक किया तो ईट डिलीट हो गया, स्लीप को किया तो स्लीप डिलीट हो गया, एंड इस तरीके से पूरी टू डू लिस्ट हमारी खाली हो गई। अब दोबारा एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे डिलीट कर रहे हैं, डिलीट हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम कोड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर गो फॉर वॉक को ऐड करेंगे। अब जब हम इनको क्लिक कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जो नए एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, मतलब जो एलिमेंट्स हमने इस बटन के ऐड इवेंट लिसनर में नए एलिमेंट क्रिएट करके अपने टास्क की तरह से ऐड किए हैं,
उनके लिए ये वाला डिलीट बटन वाली चीजें, ये वाला इवेंट लिसनर काम नहीं करता। और इसका रीजन है कि हमारे पेज पर जो हम इवेंट लिसनर्स को ऐड करते हैं वो सिर्फ एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के लिए ऐड होते हैं, नए वाले एलिमेंट्स के लिए ये अप्लाई नहीं करते। मतलब अगर हमने कोई नया बटन या कोई नया एलिमेंट अपने पेज के ऊपर ऐड किया है और उसी सिमिलर टाइप की एलिमेंट्स के लिए हमने ऑलरेडी इवेंट लिसनर्स को क्रिएट किया था अपने पेज के ऊपर, तो वो सेम इवेंट लिसनर्स इस वाले नए एलिमेंट पर अप्लाई नहीं होते। पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे नए एलिमेंट्स के लिए भी पुराने एलिमेंट्स के इवेंट लिसनर्स अप्लाई करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इवेंट डेलीगेशन का। इवेंट डेलीगेशन एक टाइप ऑफ फिनोमिना है, एक टाइप ऑफ चीज है, तरीका होता है प्रोग्रामिंग करने का, जिसमें हम अपनी बबलिंग वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हमारे चाइल्ड एलिमेंट के लिए कोई चीज ट्रिगर हो जाए, तो उसके लिए वो सेम ट्रिगर हम अपने पेरेंट के लिए लिख लेते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि चाइल्ड एलिमेंट के लिए, जो नया चाइल्ड एलिमेंट है, कोई चीज है जो हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस सेम इवेंट लिसनर को इंस्टेड ऑफ द चाइल्ड एलिमेंट हम पेरेंट एलिमेंट के लिए ऐड कर देंगे। तो जैसे ही कोई नया चाइल्ड एलिमेंट भी क्रिएट होगा, तो चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर जब वो इवेंट आएगा तो ऑटोमेटिकली पेरेंट एलिमेंट का जो इवेंट लिसनर होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। तो बबलिंग के फिनोमिना को यूज करके हम इवेंट डेलीगेशन को करवाते हैं। तो इवेंट डेलीगेशन करने के लिए हम अपने बटन्स के ऊपर नहीं, इनके पेरेंट के ऊपर, या तो हम लिस्ट आइटम के ऊपर अपना इवेंट लिसनर ऐड करें। इन बटन्स का पेरेंट कौन है? इन बटन्स का पेरेंट है ये लिस्ट आइटम। या तो लिस्ट आइटम के ऊपर अपना इवेंट लिसनर ऐड करें, नहीं तो हम चाहते हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी ये जो चीज हम करने वाले हैं, ये हो सकता है आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे, बट थोड़ा सा शांति के साथ एक एक जो चीज बताई जा रही है, एक एक जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है, उसको शांत दिमाग से थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो लेट्स सपोज हमें बटन के लिए इवेंट लिसनर लगाना था, पर हम बटन पर नहीं लगाना चाहते क्योंकि नए वाले बटन पे वो अप्लाई नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट पे कर देते हैं। तो हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके लिए हम एक नया इवेंट लिसनर ऐड कर देते हैं। किस पर ऐड करेंगे? क्लिक पर। और इस इवेंट लिसनर में एक फंक्शन कॉल बैक डाल देते हैं जो प्रिंट करवाता है console.log बटन क्लिक्ड। सिर्फ क्या हो रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर जैसे ही कुछ भी होगा हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा बटन क्लिक्ड। इसे करते हैं रिफ्रेश, तो ईट वाला जो बटन है, जैसे डिलीट बटन प्रेस होगा बटन क्लिक्ड, ये वाला बटन प्रेस होगा बटन क्लिक्ड। अगर हम लिखेंगे कुक ऐड टास्क, जैसे ही ये होगा बटन क्लिक्ड। अगर हम लिखेंगे गो फॉर वॉक ऐड टास्क, जैसे ही होगा बटन क्लिक्ड। अगर हम लिखेंगे डू योर टैक्सेस, तो जैसे ही ऐड करेंगे टास्क, इस पर क्लिक करेंगे बटन क्लिक्ड। तो अब हम देख पा रहे हैं कि पुराने वाला जो मेथड था, पुराने वाला जो ये इवेंट लिसनर था, ये वाला जो हमने बटन्स के ऊपर किया था, ये नए वाले बटन्स के लिए काम नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो नए वाला इवेंट लिसनर है जो हमने पेरेंट के लिए यूज किया है, ये हमारे नए बटन्स पर काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? इवेंट बबलिंग की वजह से काम कर रहा है। तो इवेंट बबलिंग को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं जैसे ये बटन क्लिक होना, वैसे ही हम पहचान ले कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है। अभी तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, पर हमारी जो इवेंट आर्ग्यूमेंट होता है, जो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है इवेंट, इस इवेंट के अंदर हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इवेंट डॉट टारगेट। यानी हम console.log कर सकते हैं इवेंट डॉट टारगेट। इवेंट डॉट टारगेट हमें बताता है कि कौन सी चीज को प्रेस किया गया है, कौन सी चीज को क्लिक किया गया है। मतलब ये जो इवेंट है ये किसकी वजह से ट्रिगर हो रहा है, कौन था इसका टारगेट। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, जैसे इसको करेंगे हमें पता चल रहा है ये वाला बटन था टारगेट। इस डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, हमें पता चल रहा है ये वाला बटन था टारगेट जिसकी वजह से इवेंट ट्रिगर हुआ। अगर हम कुक ऐड कर रहे हैं, अगर हम वॉक ऐड कर रहे हैं, तो वॉक के डिलीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास प्रिंट होकर आ गया कि ये जो वॉक वाला डिलीट है ये था हमारा टारगेट। तो हमारे पास हमारा इवेंट का टारगेट आ जाता है जिसने उसे ट्रिगर किया है, इवेंट को ट्रिगर किया है। और टारगेट को हम चाहें तो console.dir भी कर सकते हैं। सेव, रिफ्रेश, तो इस बार इसे करेंगे तो बटन डॉट डिलीट, ये जो टारगेट है ये हमारे पास आ गया। और इस टारगेट के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी हमारे पास होती है विच इज नोड नेम। हमारे पास आ जाएगा कि क्या नोड टाइप था जिसने इसको ट्रिगर किया। जैसे अगर हम करें इवेंट डॉट टारगेट डॉट नोड नेम, तो नोड नेम हमें बताता है किस चीज ने इवेंट को ट्रिगर किया। क्या वो बटन था, क्या वो डिव था, क्या वो पैराग्राफ था, क्या वो हेडिंग थी। सेव, रिफ्रेश, इस बार इसे करेंगे तो किस चीज ने इवेंट को ट्रिगर किया, बटन ने इवेंट को ट्रिगर किया। ये हटा लेते हैं हम बटन डॉट क्लिक, सेव, रिफ्रेश।
किसने इवेंट को ट्रिगर किया? बटन ने इवेंट को ट्रिगर किया। किसने इवेंट को ट्रिगर किया? बटन ने इवेंट को ट्रिगर किया। अगर हम यहाँ एक और टास्क ऐड करते हैं, किसने इवेंट को ट्रिगर किया? दोबारा से बटन ने इवेंट को ट्रिगर किया। एक और टास्क ऐड करते हैं, किसने इवेंट को ट्रिगर किया? बटन ने इवेंट को ट्रिगर किया। तो हर बार हमें पता चल रहा है कि हमारे बटन ने इवेंट को ट्रिगर किया। अब अगर हम यहाँ ईट के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या आया? हमारे पास लिस्ट आइटम आया कि किसने इवेंट को ट्रिगर किया? लिस्ट आइटम ने इवेंट को ट्रिगर किया। कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा लिस्ट आइटम आएगा। डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, बटन आएगा। कुक के ऊपर क्लिक करेंगे, लिस्ट आइटम आएगा। तो हमें पता चलता है कि लिस्ट आइटम इवेंट को ट्रिगर कर रहा है या बटन इवेंट को ट्रिगर कर रहा है। हम डिलीट कब करवाना चाहते हैं? क्या हम लिस्ट आइटम के क्लिक करने पर डिलीट करवाना चाहते हैं? नहीं, हम बटन के क्लिक करने पर डिलीट करवाना चाहते हैं। तो जब हमारे इवेंट डॉट टारगेट डॉट नोड नेम की वैल्यू, मतलब इस चीज की वैल्यू अगर बटन के इक्वल हो, तब हमें क्या करना है? कंसोल डॉट लॉग, तब तो हमें डिलीट करना है, नहीं तो हमें डिलीट नहीं करना। एल्स, ये बस हम लॉजिक के लिए इफ एल्स लिख रहे हैं। डोंट डिलीट, सेव, रिफ्रेश। यानी जब हम डिलीट के ऊपर क्लिक करें तो डिलीट करो, डिलीट के ऊपर क्लिक करें तो डिलीट करो, पर जब हम स्लीप के ऊपर क्लिक करें तब डिलीट मत करो। जब हम ईट के ऊपर क्लिक करें तब डिलीट मत करो। अगर हमने लिखा कोड, तो जब हम कोड के डिलीट के ऊपर क्लिक करें तब हमें डिलीट करना है, पर कोड के ऊपर क्लिक करें तब हमें डिलीट नहीं करना। अब एक्चुअली डिलीट कराने के लिए हमारा जो बटन है, यानी हमारा जो इवेंट डॉट टारगेट है, हमें क्या करना है? इसका पेरेंट चाहिए। तो डिलीट करवाने के लिए एल्स वाला केस तो यहां से हट ही जाएगा, हमें तो सिर्फ डिलीट कराना है। तो डिलीट कराने के लिए इवेंट डॉट टारगेट का हम पेरेंट एलिमेंट सिलेक्ट कर लेंगे और उसे स्टोर करवा लेंगे लेट आइटम या लिस्ट आइटम, इसे हम कह देते हैं लिस्ट आइटम इज इक्वल टू दिस। हम चाहें तो इस लिस्ट आइटम को प्रिंट भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग हमारा लिस्ट आइटम, सेव, रिफ्रेश। अब इस डिलीट पर हमने क्लिक किया तो हमें किसे डिलीट कराना है? पूरी की पूरी लिस्ट को। इस डिलीट पे क्लिक किया, किसे डिलीट कराना है? पूरी की पूरी लिस्ट को। अगर हम लिखते हैं कुक, ऐड किया, कोड ऐड किया, कोड का अगर हम डिलीट करवा रहे हैं तो किसे डिलीट कराना है? कोड की पूरी लिस्ट आइटम को। अगर हम कुक को डिलीट करवाना चाहते हैं तो पूरे के पूरे लिस्ट आइटम को। तो हमें वो चीज मिल गई, ये पेरेंट मिल गया, लिस्ट आइटम मिल गया जिसे हमें डिलीट करवाना है। तो इसे डायरेक्टली हम डिलीट भी करवा सकते हैं। तो लिस्ट आइटम डॉट रिमूव हम कर देंगे और यहां पर प्रिंट कर देंगे डिलीटेड। इसे अब कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अब हम कई सारे टास्क ऐड कर लेते हैं। कोड, यहां पर लिख देते हैं कुक, यहां पर लिख देते हैं डू योर टैक्सेस, यहां लिख देते हैं गो फॉर वॉक, ऐड टास्क। अब हम जिस भी टास्क को डिलीट करना चाहते हैं सिंपली उसके डिलीट बटन को प्रेस करना है। इसको प्रेस किया, कुक डिलीट हो गया। इसको प्रेस किया, स्लीप डिलीट हो गया। इसको प्रेस किया, डिलीट हो गया। एक और डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम चाहें तो नए आइटम्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा नया आइटम ऐड हो गया, ये हमारा नया आइटम ऐड हो गया, ये हमारा नया आइटम ऐड हो गया। तो इस तरीके से मल्टीपल आइटम्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे और हम चाहें तो उन आइटम्स को डिलीट करते भी चल सकते हैं। तो वर्चुअली हमने जो टू डू लिस्ट कंसोल के अंदर बनाई थी उसी को डॉम इवेंट्स को यूज करके हमने अपने वेब पेज के ऊपर बना दिया है। अब चाहें तो इसके ऊपर आप और स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी तो हमने देख ली, ये वाला तो हम कंप्लीटली कोड हटा सकते हैं। फंक्शनैलिटी वाइज इतना ही कोड है जो हमें app.js के अंदर लिखना होगा। तो आई होप कि डॉम इवेंट्स का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, बबलिंग का कॉन्सेप्ट है, डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझ में आया होगा। और इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी अगर डाउट हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, बिल्कुल बनता है एज अ बिगिनर, आप थोड़ा सा और 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगाकर इसे एक बार और देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम इस पूरे कॉन्सेप्ट पर हमें लगाना है, खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखनी है चीजें, तभी हम और ज्यादा समझेंगे वेब डेवलपमेंट को या डॉम इवेंट्स को। Simon, how to play. The object of the game is to remember the pattern as far as you can and get the high score. Turn on the unit by pressing the power button. Press the power button again to toggle the volume level louder and quieter. Press and hold the power button to see the high score. The unit will turn off automatically after 15 seconds of inactivity. To begin a new game, press the flashing green light. A color will flash. Press that color to repeat the sequence. The unit will add another color to the sequence, which you then repeat by pressing it in the correct order. The unit will continue to add colors after you successfully repeat the sequence back. When you don't complete a sequence successfully, the unit will play the fail sound
and display your score by flashing certain lights. When you see all the lights flash, you get 10 points. Each time the green light flashes, you get 1 point. Add the points together to get your score. Play again and see how far you can get. तो अब हम बिल्ड करने वाले हैं साइमन सेज नाम के एक गेम का ऑनलाइन वर्जन। इस गेम को हम कैसे बिल्ड करेंगे, हमने ऑलरेडी इसे एक बार बनाकर देख रखा है। तो गेम इस तरीके से स्टार्ट होगा कि हम किसी भी की को प्रेस कर सकते हैं अपने गेम को स्टार्ट करने के लिए। तो लेट्स सपोज हमने की ए को प्रेस किया, तो अब हम आ गए अपने लेवल 1 पर। लेवल 1 पे ये वाला जो बॉक्स है ये हमारे लिए फ्लैश हुआ। तो हमें क्या करना है, जो भी बॉक्स फ्लैश हो रहा है हमें वही सीक्वेंस रिपीट करना है। तो हमारे लिए ये वाला बॉक्स फ्लैश हुआ था तो हम इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया तो अब हम लेवल 2 पर आ गए। अब दोबारा से यही वाला बॉक्स फ्लैश हुआ तो हम क्या करेंगे, पहली बार लेवल 1 में ये एक बार फ्लैश हुआ था, लेवल 2 में एक बार और फ्लैश हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसी सीक्वेंस को रिपीट करते हुए इसे 2 बार क्लिक करेंगे। अब लेवल 3 में ये वाला बॉक्स फ्लैश हुआ तो इस बार हमें उसी सीक्वेंस को रिपीट करना है, यानी 2 बार येलो वाला बॉक्स एंड एक बार ये रेड वाला बॉक्स। तो 1 2 एंड 3 बार हमने क्लिक कर दिया। हम सही सीक्वेंस को रिपीट कर रहे हैं। अब ये वाला बॉक्स फ्लैश हुआ है, हम लेवल 4 पर आ गए, तो हमें उसी सीक्वेंस को रिपीट करना है 1 2 3 एंड अगेन 4। तो इस तरीके से हमारे लेवल्स बढ़ते जाएंगे और हमें क्या करना है, पुराने वाले सीक्वेंसेस को तो याद करना ही है और उनको रिपीट करते रहना है। नया जो बॉक्स फ्लैश होगा हमें उसे भी सीक्वेंस के अंदर ऐड करना है। और अगर किसी भी पॉइंट पर हमने कोई गलत बॉक्स को प्रेस कर दिया, जैसे लेट्स सपोज हम इस वाले बॉक्स को प्रेस कर दें, तो उससे क्या होगा, हमारा गेम ओवर हो जाएगा एंड उसके बाद हमें हमारा स्कोर दिखाई दे जाएगा एंड फिर से हम चाहें तो अपने गेम को स्टार्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग एनी की, यानी कीबोर्ड की कोई भी की। दोबारा से हमारा लेवल 1 लेवल 2 इस तरीके से गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिकली साइमन सेज नाम का एक गेम है। साइमन सेज एक वर्बल गेम है जिसमें अगर 2 लोग बैठकर इस गेम को खेल रहे हैं तो एक व्यक्ति जो भी फ्रेज बोलेगा दूसरे वाले व्यक्ति को उस फ्रेज को रिपीट करना होता है और उसमें एक नया फ्रेज ऐड करना होता है। फिर दोबारा से फर्स्ट पर्सन सेम फ्रेज को रिपीट करेंगे और उसमें एक नया फ्रेज ऐड करेंगे। तो इस तरीके से पुराना गेम के स्टार्ट से जितने भी फ्रेजेस आए होंगे, जैसे यहाँ पर जितने भी बॉक्स फ्लैश हुए होंगे, उस सीक्वेंस को याद रखना होता है और जितना ज़्यादा टाइम तक आप उस पूरे सीक्वेंस को याद रख पाएंगे उतना ज़्यादा हमारा स्कोर होता चला जाएगा। तो हम इस ऑनलाइन वर्जन को, इस ऑनलाइन गेम को बिल्ड करने वाले हैं। तो इसको बिल्ड करने के लिए हमने एक ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है जावास्क्रिप्ट क्लासरूम के नाम से। इसके अंदर हमने 3 फाइल्स रखी हैं। फर्स्ट है हमारी index.html, सेकेंड है हमारी style.css, थर्ड है हमारी app.js। अब सबसे पहले तो index.html के अंदर अपना बॉयलर प्लेट कोड हम ऐड कर देते हैं और इसको हम कह देते हैं साइमन सेज गेम। इसे हमने कर लिया सेव एंड अब h1 के अंदर भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, साइमन सेज गेम सेव। अब हमारे गेम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें बिल्ड करनी है। सबसे पहले तो हमें एक और हेडिंग क्रिएट करनी है जो हमें लेवल या फिर हमारा बहुत सारा जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा इस एक हेडिंग के अंदर आ जाए। सेकंड चीज़, हमें 4 बॉक्सेस क्रिएट करने हैं जिनके अलग अलग कलर्स हैं, जिनमें कुछ स्टाइलिंग है। सबसे पहले यानी जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शनैलिटी वाला पार्ट है जिसकी वजह से हमारा गेम चलेगा, उसको करने से पहले हम अपना पूरा index.html एंड style.css से एक लेआउट तैयार कर लेते हैं जिसके ऊपर हम सारी फंक्शनैलिटी को अप्लाई करेंगे। तो ये गेम काम कैसे करेगा उसको हम फंक्शनैलिटी में यानी जावास्क्रिप्ट लिखने से पहले डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इसकी HTML और CSS को बिल्ड करने हैं। तो ये 4 बॉक्सेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन्हें डिव की तरह क्रिएट कर सकते हैं और इन पर क्लिक ट्रैक करने के लिए हम इन्हें टाइप बटन दे सकते हैं। तो अपने HTML के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर एक H2 हेडिंग बना देते हैं। शुरुआत में गेम जब स्टार्ट होता है तो हमारे पास, रिफ्रेश कर लेते हैं, ये लिखा हुआ आता है प्रेस एनी की टू स्टार्ट। यही सेम टेक्स्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद एक डिव बना देंगे। डिव को हम नाम देने वाले हैं बॉक्स कंटेनर या हम इसे बटन कंटेनर भी कह सकते हैं। दिस इज माई बटन कंटेनर। बटन कंटेनर के अंदर हमें 4 बटन्स चाहिए, 1 2 3 एंड 4। तो हम 4 डिव्स बना लेते हैं जिनको हमें क्लास देंगे बटन के नाम से। लेट्स सपोज ये हमारा डिव नंबर 1 हो गया, ये हमारा डिव नंबर 2 हो गया, दिस इज माई डिव नंबर 3 एंड दिस इज माई डिव नंबर 4। चारों डिव्स हमारे पास आ गए। अब इन डिव्स के लिए हम कुछ कुछ स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो सारे के सारे अपने टेक्स्ट को हम सेंटर कर लेंगे, यानी टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेव। यहाँ पर आ जाते हैं, रिफ्रेश, तो ये सारा हमारा टेक्स्ट आ गया, ये हमारे डिव्स आ गए। डिव्स को हम कुछ चाहें तो साइज दे सकते हैं यूजिंग आवर बटन क्लास। इनको साइज दे देते हैं, हाइट इन्हें दे देते हैं 200 पिक्सेल्स
विड्थ भी दे देते हैं 200 पिक्सेल्स और इन्हें एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं. लेट्स गिव द बॉर्डर रेडियस 20%. सेव एंड साथ के साथ एक बॉर्डर दे देते हैं 10 पिक्सेल्स सॉलिड ब्लैक. सेव. एंड अब हम चाहते हैं कि हमारे ये जो बॉक्सेस हैं ये सेम लाइन के ऊपर आए. तो इन्हें सेम लाइन के लिए लाने के लिए हम अपने बटन कंटेनर को, यानी हमारा जो पेरेंट कंटेनर है, उसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकते हैं. इसे दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. सेव एंड रिफ्रेश. अच्छा, ये हमारी स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, index.html को पहले कनेक्ट कर लेते हैं अपनी फाइल्स के साथ. लिंक रिलेशन स्टाइल शीट एंड style.css. इसके साथ साथ अपनी स्क्रिप्ट को भी कनेक्ट कर लेते हैं. सोर्स हो जाएगी हमारी app.js. सेव एंड नाउ रिफ्रेश. तो ये हमारे 4 अजीब से दिखने वाले थोड़े से बटन्स आ गए हैं. चारों बटन्स हमारे लिए क्रिएट हो गए हैं. अब इसके साथ साथ हम चारों बटन्स को डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या हुआ, ये सारे के सारे सेम लाइन के अंदर आ गए. तो हम क्या करेंगे, शुरू वाले जो 2 बटन्स हैं इनको एक सिंगल डिव के अंदर रखेंगे. लेट्स मेक इट लाइन 1. इन दोनों बटन्स को हम ऐड करेंगे सिंगल डिव के अंदर और एक और बना लेते हैं लाइन 2 एंड यहाँ पर 3rd एंड 4th बटन को हम ऐड कर देंगे. सेव एंड रिफ्रेश. तो ये क्या हुए, चारों के चारों जो बटन्स है वो हमारे एक सिंगल लाइन पर आ गए. रीसेट करके ये हमारी 100% विड्थ आ गई है एंड इस तरीके से हमारा पेज क्रिएट हो गया. थोड़ा सा बटन्स को स्पेसिंग दे देते हैं तो हम इन सबको एक मार्जिन दे सकते हैं. लेट्स गिव देम अ मार्जिन ऑफ 3 rem. सेव एंड रिफ्रेश. तो ये थोड़े से दूर दूर हमारे पास हो गए. चाहे तो 2.5 भी दे सकते हैं, 2.5 rems. रिफ्रेश. तो ये हो गए हमारे बटन्स. ये हमारा फर्स्ट बटन, ये हमारा सेकंड बटन, ये हमारा 3rd बटन, ये हमारा 4th बटन. अब हम चाहें तो इन सबको एक इंडिविजुअल कलर भी दे सकते हैं यूजिंग आवर style.css. तो सबको कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, सबको एक इंडिविजुअल अलग से क्लास दे देंगे. लेट्स सपोज फर्स्ट बटन को हम बनाना चाहते हैं, अपने कलर्स देख लेते हैं यहाँ से. इसको हम पिंक कह सकते हैं या इसको हम रेड कह सकते हैं. दिस इज ग्रीन, ये हो जाएगा हमारा येलो एंड दिस इज पर्पल. तो 4 कलर्स दे देते हैं. रेड. 3rd बटन हो जाएगा हमारे लिए ग्रीन, ये हो जाएगा हमारे लिए येलो एंड ये हो जाएगा हमारे लिए पर्पल. इसे कर लेते हैं सेव एंड यही सेम कलर्स हम यहाँ पर देंगे. हमारी जो येलो क्लास है उसके लिए हम अपना बैकग्राउंड कलर रखेंगे येलो. हमारी जो रेड क्लास है उसके लिए बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं रेड. हमारी जो पर्पल क्लास है ये वाली, उसके लिए हम अपना बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं पर्पल. एंड हमारी जो ग्रीन क्लास है उसके लिए हम अपना बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं ग्रीन के इक्वल. सेव एंड रिफ्रेश. अब ये हमारे पास कलर्स आ गए, पर ये उतने सुंदर कलर्स नहीं हैं जितने हमने सोचे थे. तो हम क्या कर सकते हैं, यही वाला कलर पैलेट हम कंप्लीटली कॉपी कर लेंगे. तो इंस्पेक्ट करके इन सब के इंडिविजुअल कलर्स जो हैं यहाँ से पिक कर लेते हैं. ये हमारा फर्स्ट कलर हो गया हमारे रेड के लिए. तो रेड के लिए इस कलर को कॉपी कर लेते हैं. उसके बाद ग्रीन का कलर पिक करते हैं. ये हो गया हमारा ग्रीन का कलर. फिर हम पिक करने वाले हैं अपना येलो वाला कलर. दिस इज माय येलो दैट वी आर यूजिंग. एंड 4th कलर हो गया हमारा पर्पल का कलर. सेव एंड दिस इज फॉर पर्पल. इसे कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश. तो ये हमारे चारों डिव्स आ गए. अब इन चारों डिव्स को हम एक टाइप देने वाले हैं बटन. बटन टाइप इसलिए दे रहे हैं ताकि ये क्लिकेबल बन जाए. बटन की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक तरीके से इनके ऊपर अप्लाई हो जाए. तो यहाँ पर अपना हम टाइप लिख देते हैं. ये सेम टाइप हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर. सेव एंड नाउ रिफ्रेश. वैसे तो कोई चीज़ नहीं आया, बट ये इंटरनली अब बटन की तरह एक्ट कर सकते हैं. क्लिक वाले इवेंट्स जो हैं इनके ऊपर अब वर्क करेंगे. तो इस तरीके से हमने अपनी हेडिंग बना ली है, हमने एक सब हेडिंग बना ली है जो इंस्ट्रक्शंस देगी हमारे यूज़र को, एंड हमने अपने 4 बटन्स को क्रिएट कर लिया है. अब बात करेंगे कि गेम हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं. तो ये तो हमारा HTML वाला पार्ट हो गया, ये हमारा CSS वाला पार्ट हो गया. अब बात करते हैं कि app.js के अंदर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा गेम की वर्किंग समझनी पड़ेगी. गेम एग्जैक्टली काम कैसे करता है कि हमारे पास 4 बटन्स है. अब हमारे गेम के अंदर सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि गेम को स्टार्ट कैसे किया जाए. यानी अगर हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी की प्रेस होगी
तो की प्रेस करने से हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी अगर की प्रेस होती है तो हमें क्या करना है, गेम को स्टार्ट करना है। और जैसे ही गेम स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, वैसे ही हम आ जाएंगे अपने लेवल 1 पर। हम इसे देख भी सकते हैं कि हमारे साइमन गेम के अंदर क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं, प्रेस एनी की टू स्टार्ट द गेम, यानी पूरे गेम के ऊपर कोई भी की हम प्रेस कर दें। लेट्स सपोज हमने ए प्रेस कर दिया तो क्या हुआ, गेम स्टार्ट हो गया। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली हमारा लेवल 1 हो जाता है और हमें अपना फर्स्ट बटन फ्लैश करके दिखाई देता है। यानी सेकेंड स्टेप हो जाएगा कि जैसे ही गेम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए वैसे ही लेवल 1 हो जाए प्लस हमारा बटन फ्लैश कर जाए। या इसे हम एक तरीके से सेकेंड स्टेप भी लिख सकते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। सेकेंड स्टेप हो जाएगा कि बटन फ्लैश हो जाए प्लस लेवल 1 हो जाए। अब बात करते हैं कि जैसे ही हमारा लेवल 1 हो गया, बटन फ्लैश हो गया, क्या उसके बाद भी हमें कुछ करना है? उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये गेम अभी फ्रीज हो गया है जब तक यूजर किसी बटन को प्रेस नहीं करता। हमें चारों में से किसी एक बटन को प्रेस करना पड़ेगा गेम को आगे लेकर जाने के लिए। तो जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही क्या होगा, अब वो बटन मैच होने वाला है उस सीक्वेंस से। यानी ऑलरेडी गेम के अंदर एक सीक्वेंस चल रहा होगा कि कौन कौन से बटन्स अभी तक प्रेस हुए हैं और यूजर का अपना एक सीक्वेंस होगा कि यूजर इस लेवल पर क्या क्या बटन्स को प्रेस कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ट्रैक कर सकते हैं। एक हमारे गेम का सीक्वेंस होगा कि गेम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेस हुई हैं, और एक हमारे यूजर का सीक्वेंस होगा कि यूजर ने अभी तक कौन कौन से बटन्स को प्रेस किया है। और ये सीक्वेंस क्या हो सकता है, इसको हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। हम चाहें तो नंबर स्टोर कर सकते हैं, हम चाहें तो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं कि पहले हमारा येलो वाला बटन फ्लैश हुआ, या फिर उसके बाद हमारा ब्लू वाला बटन फ्लैश हुआ, उसके बाद दोबारा से हमारा ब्लू वाला बटन फ्लैश हुआ। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस होगा जो हमारे पूरे गेम के सीक्वेंस को ट्रैक करेगा, एंड एक यूजर का सीक्वेंस होगा जो हर लेवल पर रीस्टार्ट होगा, क्योंकि यूजर को तो शुरुआत से सारे के सारे सीक्वेंस को रीडू करना है। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स लगे तो उसमें घबराना नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको अप्रोच करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम सीक्वेंस को ट्रैक करेंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी की प्रेस होगी हम अपने गेम को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही गेम स्टार्ट होगा हमारा बटन फ्लैश हो जाएगा एंड हमारा लेवल 1 स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद गेम वेट करेगा कि यूजर अपने सीक्वेंस के अंदर एंटर करना स्टार्ट करे। तो जैसे ही यूजर किसी भी बटन को प्रेस करेंगे, लेट्स सपोज यूजर ने किसी भी बटन को प्रेस किया, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम चेक करेंगे कि यूजर ने जो प्रेस किया क्या वो हमारे गेम के सीक्वेंस के साथ अलाइन कर रहा है, कि गेम के अंदर क्या चल रहा है और यूजर जो हमें एंटर करके दे रहा है बटन्स में क्या वो उसके साथ अलाइन कर रहा है, उसे हम चेक करेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पर ये जो चेक करने का प्रोसेस है, लेट्स सपोज हमने चेक किया कि यूजर का और गेम का सीक्वेंस सेम है क्या, अगर वो सीक्वेंस सेम होगा तो हम क्या करेंगे, अगर सीक्वेंस खत्म हो गया तो फिर तो हम नेक्स्ट बटन का वेट करेंगे कि यूजर नेक्स्ट बटन कब प्रेस करेंगे। और अगर पूरा का पूरा सीक्वेंस सेम हो गया तो उसमें हम क्या करेंगे, लेवल अप कर देंगे। यानी फर्स्ट लेवल आपका कंप्लीट हो गया, अब लेवल 2 की बारी है। और अगर सीक्वेंस सेम नहीं हुआ तो उस केस में हमारा गेम ओवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा कुछ प्रोसेस रहेगा। एक ऊपर ऊपर से हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चल क्या रहा है गेम के अंदर। गेम के अंदर यही 3-4 स्टेप्स हो रहे हैं कि सबसे पहले तो एक हमारे पास गेम सीक्वेंस होगा, यूजर सीक्वेंस होगा। नहीं तो हम ट्रैक कैसे करेंगे कि अभी तक गेम में कौन कौन से बटन्स फ्लैश हुए, फ्लैश यानी चमकना। अब फर्स्ट स्टेप होगा की प्रेस हो जाए तो गेम स्टार्ट हो जाए, बटन फ्लैश हो जाए और लेवल 1 हो जाए। उसके बाद गेम वेट करेगा कि जैसे ही कोई भी बटन प्रेस होगा फिर हमें ये चेकिंग वाला काम शुरू करना है। बटन के प्रेस होते ही क्या हम कह सकते हैं कि बटन प्रेस को कैसे ट्रैक करेंगे, इसके लिए हम इवेंट लिसनर्स को लगाएंगे हर एक बटन पर। हर एक बटन पर इवेंट लिसनर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम हर एक बटन के क्लिक को ट्रैक कर पाएंगे। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। इसमें अभी अपने फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, जो है हमारा कि डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कोई भी की प्रेस हो तो हमारा गेम स्टार्ट हो जाए। तो इतने छोटे से स्टेप के साथ, छोटे से पार्ट के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। अपने app.js के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर एक तो हम 2 एरे बनाने वाले हैं। सबसे पहला हमारा एरे बन जाएगा एक गेम सीक्वेंस। अभी एम्प्टी एरे है, इसे गेम सीक्वेंस बोल देते हैं। एक एरे हो जाएगा हमारा यूजर सीक्वेंस। इन्हें एम्प्टी एरे की तरह हम इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पर। उसके अलावा एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट स्टार्ट या स्टार्टेड इज इक्वल टू फॉल्स। स्टार्टेड हमें बताता है कि क्या गेम स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी वैल्यू फॉल्स है, मतलब अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ। एंड हम एक और वेरिएबल बना सकते हैं, लेवल वेरिएबल, जो शुरुआत में 0, गेम स्टार्ट नहीं हुआ तो हमारा लेवल क्या है, हमारा लेवल 0 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर, हमारे इस वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी की अगर प्रेस हो
तो उस केस में वो की डिटेक्ट हो जाए और गेम स्टार्ट हो जाए। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट पर कोई भी की प्रेस हो तो हमारा डिटेक्शन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर ही हम अपना इवेंट लिसनर लगा सकते हैं। किस चीज़ के लिए इवेंट लिसनर? की प्रेस के लिए। तो हम कीबोर्ड इवेंट्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है की प्रेस ऑलरेडी एक इवेंट होता है ऐड इवेंट लिसनर के अंदर, जो क्या सेंस करता है, ये सेंस करता है कि हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कोई भी की प्रेस हुई है। तो की प्रेस को हम ट्रैक करेंगे, जैसे ही की प्रेस हो वैसे ही हमारा एक कॉल बैक इन्वोक हो जाएगा, जो क्या करेगा, जो कंसोल डॉट लॉग करवा देगा गेम स्टार्टेड। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारी की प्रेस हो जाएगी वैसे ही हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर हम ए वाली की को प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, गेम स्टार्ट हो गया। हम चाहें तो बी वाली की को भी प्रेस कर सकते हैं तो दोबारा से गेम स्टार्ट हो गया। सी वाली की को प्रेस कर सकते हैं, दोबारा से गेम स्टार्ट हो गया। अब इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी कि आपका ये जो पॉइंटर है स्क्रीन के ऊपर, विंडो के ऊपर जो पॉइंटर है वो कंसोल डॉट लॉग में ना हो, क्योंकि अगर हम वहाँ पर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट कर देगा। उस केस में हमारे पास गेम स्टार्टेड प्रिंट नहीं होगा। गेम तभी स्टार्ट होगा जब ये जो वाइट वाली स्क्रीन है, यानी जो हमारी विंडो है, उसके ऊपर हम किसी की को प्रेस करेंगे तो उसी से हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब गेम स्टार्ट होने का मतलब है कि हमें बाकी के सारे कामों को कराना है। तो यहाँ पर गेम क्या कर सकता है, गेम एक ही बार स्टार्ट हो सकता है। एक बार गेम स्टार्ट हो गया तो बार बार हमें ये गेम स्टार्टेड 15 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हम क्या करेंगे, बाद में तो हम बटन्स को भी प्रेस करवाएंगे। तो इसीलिए अगर हमारे स्टार्टेड की वैल्यू शुरुआत में फॉल्स है, यानी अभी तक अगर गेम स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ उसी केस में हम क्या करेंगे, गेम को स्टार्ट करवाएंगे। यानी गेम इज स्टार्टेड एंड स्टार्टेड की वैल्यू को अपडेट करके हम कर देंगे ट्रू। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा गेम सिर्फ एक ही बार स्टार्ट होगा। इसे करते हैं रिफ्रेश, दोबारा से ए वाली की प्रेस की, गेम स्टार्ट हो गया। अब हम कोई की प्रेस करें तो उस केस में कुछ नहीं होगा, मतलब मैं अभी की को प्रेस कर रही हूँ पर कोई इवेंट जो है अब नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि गेम एक ही बार स्टार्ट हो सकता है और गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक छोटा सा चेंज हमने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर इतने से पार्ट से क्या हुआ, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा था कि हम जैसे ही की को प्रेस करें हमारे गेम स्टार्ट हो जाए। अब जैसे ही गेम स्टार्ट हो गया, सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं। तो हमें अपने किसी भी रैंडम बटन को, कौन सा बटन फ्लैश करेगा, हमारे गेम में कोई भी रैंडम बटन फ्लैश करेगा। फ्लैश यानी उसके लिए चमकने वाला, थोड़ा सा हमें उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कुछ टाइम के लिए। तो हमारा रैंडम बटन फ्लैश करेगा और हमारा लेवल अपडेट हो जाएगा, यानी एक लेवल अप हम चले जाएंगे। तो ये सारे काम करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, और इसको नाम दे देते हैं लेवल अप। लेवल अप यानी अभी जो लेवल चल रहा है उससे एक लेवल ऊपर हमें जाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही गेम स्टार्ट हो जाएगा हम किसको कॉल कर देंगे, हम लेवल अप को कॉल कर देंगे कि अब गेम स्टार्ट हो चुका है तो अब लेवल अप कर दो। लेवल अप के अंदर सबसे पहले तो हमारा लेवल बढ़ जाएगा, यानी लेवल प्लस प्लस हो जाएगा। एंड उसके बाद अब हमें बटन को फ्लैश करवाना है। बटन को फ्लैश कराने के लिए यहाँ पर अगर हम नोटिस करें, रिफ्रेश कर देते हैं इसे, गेम स्टार्ट हो गया। तो बटन फ्लैश करवाने के लिए क्या होता है, हमारा जो बैकग्राउंड कलर है बटन का, वो कुछ टाइम के लिए, बहुत कुछ मिली सेकेंड्स के लिए कहाँ पर चले जाता है, वो वाइट हो जाता है, मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। तो हमें इस लेवल अप के अंदर 2-3 काम करने हैं। सबसे पहले हमें लेवल को प्लस प्लस करना है, बढ़ाना है। दूसरा, हमें बटन को फ्लैश करवाना है। और इसके साथ साथ हमें लेवल की वैल्यू भी अपडेट करनी है। कहाँ पर वैल्यू अपडेट करनी है, यहाँ पर, कि जैसे ही हमारे पेज के ऊपर हम कोई भी की को प्रेस कर दें, लेट्स सपोज हमने किसी भी की को प्रेस किया, गेम स्टार्ट हो गया, तो ये वैल्यू अपडेट होकर हो जाए हमारी लेवल की वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, index.html के अंदर ये है हमारा h2। तो हम app.js के अंदर h2 को भी एक्सेस कर लेते हैं। लेट h2 इज इक्वल टू document.query selector, हमारा h2 सेव। यहाँ पर h2 की वैल्यू अपडेट करके हम कर देंगे इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू लेवल एंड देन हमारे लेवल की वैल्यू। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस पेज के ऊपर हमने ए को प्रेस किया तो क्या हुआ, हमारा लेवल 1 हो गया, यानी लेवल अपडेट हो गया। अब इसके साथ में हमें बटन को फ्लैश करना है। तो बटन को फ्लैश करने के लिए, क्योंकि बटन को फ्लैश करने वाला काम ऐसा है जो हमें बार बार करना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी काम बार बार करना पड़े ना, उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। जैसे बटन कब कब फ्लैश होगा, बटन तब भी फ्लैश होगा जब शुरुआत में कोई रैंडम बटन चूज करेगा हमारा गेम। बटन तब भी फ्लैश होगा जब यूजर कोई बटन को प्रेस करेगा। जैसे लेट्स सपोज ये ऑलरेडी जो हमने गेम बनाया हुआ है, इसमें हम किसी भी बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा बटन फ्लैश हो जाता है। फिर हम जब एज ए यूजर उसे क्लिक करेंगे
तो भी वो फ्लैश होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो दोबारा से फ्लैश हो रहा है। अब हम इसे क्लिक करेंगे तो ये 2 बार फ्लैश हुआ, अब वो ऑटोमेटिकली हुआ तीसरी बार। तो जब गेम फ्लैश करवा रहा है, यानी जब हम app.js से फ्लैश करवा रहे हैं तब भी बटन फ्लैश होगा, जब यूजर बटन को प्रेस कर रहा है तब भी बटन फ्लैश होगा। तो इसीलिए हम बटन को फ्लैश करवाने के लिए एक फंक्शन बना लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे बटन फ्लैश। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं बटन फ्लैश, और बटन फ्लैश के अंदर क्या होगा, हमारा जिस भी बटन को हमें फ्लैश करवाना है वो बटन यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट हमारे पास आएगा। और हम क्या करेंगे, अगर इस बटन को हमें फ्लैश करवाना है तो हमें इसका बैकग्राउंड कलर कुछ टाइम के लिए चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी स्टाइलिंग ऐड करनी होती है हम एक नई क्लास बना लेंगे, फ्लैश क्लास इसे कह देते हैं। फ्लैश करवाने का मतलब है कि बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो बटन है उसकी क्लास लिस्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी फ्लैश क्लास। अब बटन को फ्लैश करवाने से पहले गेम को बटन को चूज भी करना पड़ेगा। तो बीच में कोड आएगा जब हम किसी रैंडम बटन को चूज करेंगे। तो गेम क्या करेगा, किसी भी रैंडम बटन को चूज करेगा, उसके बाद उस बटन को फ्लैश करवाएगा। बटन को फ्लैश करवाने के लिए हम एक क्लास है जो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, विच इज आवर फ्लैश क्लास। और फिर कुछ टाइम के बाद हम उसी क्लास को रिमूव कर देंगे। उसी क्लास को रिमूव करने का मतलब है कि हम एक टाइम आउट लगा देंगे। टाइम आउट हमने लगा दिया, टाइम आउट के अंदर पहले हैंडलर देना पड़ेगा, फिर टाइम आउट का नंबर देना पड़ेगा। तो हैंडलर के अंदर हम एक फंक्शन दे देते हैं, जो फंक्शन क्या करेगा, हमारी बटन की क्लास लिस्ट में से रिमूव कर देगा, डॉट रिमूव, हमारी फ्लैश क्लास को। एंड कितने टाइम में रिमूव करेगा, लेट्स सपोज 1 सेकेंड के अंदर वो रिमूव करता है। तो इस तरीके से हमारा बटन फ्लैश हो जाएगा। तो बटन फ्लैश करने के लिए पहले तो क्लास लिस्ट के अंदर फ्लैश वाली क्लास को ऐड कर दो। फ्लैश क्लास जैसे ही ऐड हो गई मतलब बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा। फिर दोबारा से उसका ओरिजिनल बैकग्राउंड कलर लेकर आना है, तो 1 सेकेंड के बाद हम क्या करेंगे, उस क्लास को हटा देंगे। तो इस तरीके से हमारा बटन फ्लैश हो जाएगा। अब बटन, कौन से बटन को हम फ्लैश करेंगे, हम किसी रैंडम बटन को फ्लैश करेंगे अपने लेवल के लिए। तो रैंडम बटन कैसे चूज कर सकते हैं, एक हम एरे बना लेते हैं, लेट कलर्स या बटन्स का हम एक एरे बना लेते हैं, जिस एरे के अंदर हम सारे के सारे बटन्स के कलर की वैल्यू को स्टोर करेंगे। क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, येलो, रेड, पर्पल एंड ग्रीन। तो इसे हम कह देते हैं येलो, रेड, पर्पल एंड ग्रीन। इसे कर लेते हैं सेव। हमें क्या करना है, इन बटन्स में से कोई भी एक रैंडम नंबर हमें चूज करना है। तो जो भी हमारा इंडेक्स होगा 0 से लेकर, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, किसी भी इंडेक्स, एक रैंडम इंडेक्स को चूज करना है। यानी 0 से लेकर 3 तक की रेंज में कोई एक रैंडम नंबर निकालना है और फिर हम किसी कलर को चूज करेंगे। तो रैंडम नंबर निकालने के लिए, कोई रैंडम इंडेक्स निकालने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट रैंडम इंडेक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लो। रैंडम नंबर्स जनरेट करना तो हमने बहुत बार सीखा हुआ है, मैथ डॉट रैंडम इंटू 3। कोई भी रैंडम इंडेक्स हमारे पास आ गया। अब उस रैंडम इंडेक्स से रैंडम कलर चूज कर लेते हैं, लेट रैंडम कलर इज इक्वल टू, हमारे जो भी बटन्स हैं उसके अंदर हम रैंडम इंडेक्स पर चले जाएंगे, रैंडम कलर को हम चूज कर लेंगे। अब क्या कर सकते हैं, इस कलर, जो भी हमारे पास ये कलर आया, इस कलर क्लास का हम बटन एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट बटन इज इक्वल टू, या इसे हम रैंडम बटन कह देते हैं, लेट रैंडम बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर पास हम कर देंगे अपनी क्लास का नाम, तो डॉट जो भी हमारा कलर आया। डॉट तो स्ट्रिंग का पार्ट हो जाएगा, रैंडम कलर क्या है, वेरिएबल है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे रैंडम कलर से हम अपनी क्लास का नाम चूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से वो रैंडम बटन ले आएंगे और बटन फ्लैश में उस रैंडम बटन को फ्लैश करवाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कोड जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि जैसे ही लेवल अप हो रहा है हम लेवल को बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे, h2 डॉट इनर टेक्स्ट में हम अपना लेवल अपडेट कर देंगे। फिर एक रैंडम इंडेक्स चूज करेंगे 0 से लेकर 3 तक। रैंडम इंडेक्स से अपने इस एरे के अंदर एक कलर चूज करेंगे, हमारा रैंडम कलर क्या होगा, और उस कलर की हेल्प से अपनी क्लास बनाएंगे। क्लास से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से वो बटन ही चूज कर लेंगे और फिर बटन डॉट फ्लैश से उस बटन को फ्लैश करवा देंगे। इनफैक्ट हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग भी करवा सकते हैं कि कौन सा रैंडम बटन हमने चूज किया। तीनों चीजें इनपुट करा देते हैं कि कौन सा रैंडम इंडेक्स हमारे लिए जनरेट हुआ, रैंडम इंडेक्स ने हमें कौन सा कलर दिया और कौन सा रैंडम बटन आया। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा पेज है। कोई भी की में हमने ए वाली की प्रेस कर दी,
क्या हुआ हमारे लिए, लेवल 1 अपडेट हो गया और ये वाला बटन फ्लैश हुआ। कौन सा बटन है ये, हमारे येलो वाला बटन। तो गेम जैसे ही स्टार्ट हुआ उसने क्या किया, 0 वाला इंडेक्स जनरेट किया। 0 एक रैंडम नंबर है जो उसने जनरेट किया। अब 0 वाले रैंडम नंबर के लिए हमारे बटन्स में 0 वाले इंडेक्स पर कौन सा कलर है, येलो कलर है। येलो कलर है तो कौन सा रैंडम कलर जनरेट हुआ, येलो रैंडम कलर जनरेट हुआ। उसने कौन से बटन को फ्लैश करवाया, इस वाले बटन को फ्लैश करवाया। एक बार दोबारा इसे कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, गेम स्टार्ट हो गया। गेम जैसे ही स्टार्ट हुआ ये वाला बटन फ्लैश किया। लेवल 1 हुआ, लेवल 1 ने क्या किया, इंडेक्स रैंडम इंडेक्स 2 को जनरेट किया। रैंडम इंडेक्स 2 का मतलब है हमारा कलर पर्पल, पर्पल वाला रैंडम बटन हो गया। तो इस तरीके से ये वाला बटन हमारे लिए फ्लैश हुआ था। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम नोटिस करें कि जब भी हम फ्लैश की बात करें तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक फ्लैश हो रहा है। मतलब 1 सेकेंड बहुत लंबा टाइम है, तो हम इस टाइम को 1/4 कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे गेम को, तो अब थोड़ा सा बेटर फ्लैश हमारे लिए आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी ये फ्लैश कर रहा है ताकि यूज़र जो है ध्यान से अपने गेम को खेले। तो अभी तक क्या हुआ, हमारा लेवल 1 कैसे आ गया, बटन फ्लैश कैसे हो गया, उस तरीके की चीज़ें हमने कर ली। पर अब क्या करेगा, गेम वेट करेगा कि कैसे हम उसी बटन को प्रेस करें जिसको गेम ने क्या किया था, गेम ने फ्लैश किया था। तो अब हम अपने इवेंट लिसनर्स की बात करेंगे। यानी हमने अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया है, हमने अपना स्टेप 2 कंप्लीट कर दिया है, जिसमें बटन फ्लैश हमने क्रिएट कर लिया है, लेवल अप हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम बात करेंगे कि इवेंट लिसनर को कैसे ऐड करेंगे हम बटन के ऊपर। अब हम क्या कर सकते हैं, app.js में हम एक फंक्शन बना सकते हैं, बटन प्रेस, इसको नाम दे देते हैं console.log बटन वॉज प्रेस्ड। इसे कर लेते हैं सेव। ये हमारा बटन प्रेस फंक्शन हो गया। और हम क्या करेंगे, index.html से सारे के सारे बटन्स को एक्सेस करेंगे। लेट ऑल btns इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और जिसके पास भी हमारी क्लास बटन्स है डॉट btn, वो सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे। इन सारे बटन्स पर हम एक लूप चला देंगे फॉर btn ऑफ ऑल btns। हम बटन पर ऐड इवेंट लिसनर करने वाले हैं। जैसे ही बटन को क्लिक किया जाए वैसे ही ये बटन प्रेस वाला जो फंक्शन है वो एक इवेंट लिसनर की तरह ऐड हो जाएगा। यहाँ पेरेंथेसिस भी लगा देते हैं हम, तो बटन प्रेस को पास कर देंगे एज अ कॉल बैक। सेव। तो हमने एक बटन प्रेस फंक्शन बना दिया और हमने सारे के सारे बटन्स पर ऐड इवेंट लिसनर में बटन प्रेस फंक्शन को एज अ कॉल बैक ऐड कर दिया। तो जैसे ही बटन प्रेस होगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही कंसोल डॉट बटन वॉज प्रेस्ड प्रिंट हो जाएगा। इसे करते हैं रिफ्रेश। गेम को स्टार्ट करने के लिए किसी भी की को हम प्रेस कर सकते हैं। गेम स्टार्ट हो गया, ये फ्लैश हुआ। अब जैसे हम इसे क्लिक करेंगे वैसे क्या आ जाएगा, बटन वॉज प्रेस्ड। किसी और बटन को क्लिक करेंगे तो भी बटन वॉज प्रेस्ड। इस बटन को क्लिक करेंगे, इस बटन को, तो इस तरीके से जैसे हम क्लिक करते जाएंगे वैसे ही हमारे पास ये बटन वॉज प्रेस्ड का काउंट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली बटन को प्रेस करने के बाद जो काम होना चाहिए वो सारा का सारा इस फंक्शन में हमारे पास आ जाएगा। और इस फंक्शन के अंदर हमें क्या काम लिखना है कि बटन प्रेस करने के बाद हमारा कौन सा काम होना चाहिए। सबसे पहले तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन से बटन को प्रेस किया गया है। तो यहाँ पर हम अपने दिस को प्रिंट करवा देते हैं। सेव, रिफ्रेश, स्टार्ट कर लेते हैं। ये बटन प्रेस हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा दिस क्या है, रेड वाला बटन। इस पर क्लिक करेंगे, दिस क्या है, ये वाला बटन। इस पर क्लिक करेंगे, दिस क्या है, ये वाला बटन। तो इस फंक्शन के अंदर जो हमारा दिस होगा वो वही बटन होगा जिसको हमने अभी क्लिक किया है या जिसको हमने अभी प्रेस किया है। तो ये वाला दिस क्या है, ये वाला दिस हमारा बटन है। तो इसे हम स्टोर भी करा सकते हैं एक वेरिएबल बटन के अंदर। लेट दिस हमारा बटन हो गया। अब कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यहाँ भी बटन वेरिएबल यूज कर लिया, हमने यहाँ भी बटन वेरिएबल यूज कर लिया और हमने यहाँ भी बटन वेरिएबल यूज कर लिया। बेसिकली ये सारे के सारे वेरिएबल्स कहाँ यूज हो रहे हैं, अपने इंडिविजुअल फंक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं। तो इन सबके ऊपर फंक्शन स्कोप अप्लाई कर रहा है, इसीलिए एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करेंगे। बटन प्रेस फंक्शन को पता है कि उसका बटन यही है, ये वाला जो फॉर लूप है इसे पता है कि इसका बटन यही है, ये वाला वेरिएबल। तो उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए हम उसे बटन कह रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे ही हमारा जो भी बटन प्रेस होगा, सबसे पहले तो हमें उसे फ्लैश ही करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर जब बटन को प्रेस करता है तो भी हमें उसे फ्लैश करना पड़ेगा। तो हम बटन फ्लैश वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें अपना बटन पास कर देंगे। तो हमारा जो बटन फ्लैश वाला फंक्शन है, अब वो क्या करेगा, जो बटन हमने उसे पास किया है उसको एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा और फिर उसके ऊपर फ्लैश वाला जो पूरा प्रोसेस है वो अप्लाई करेगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो गेम हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये बटन फ्लैश हुआ, हम इसको क्लिक कर लेंगे तो क्या हुआ, हमारे क्लिक करने से दोबारा फ्लैश हुआ। इसे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये भी फ्लैश होगा, इसे क्लिक करेंगे ये भी फ्लैश होगा। हमें ट्रैक करना है बटन्स के क्लिक को, तो हम यहाँ पर साथ के साथ प्रिंट भी करवा सकते हैं console.log दिस, रिफ्रेश। यहाँ गेम स्टार्ट हो गया, इस बटन को प्रेस किया तो हमारा येलो बटन आ गया।
इस बटन को प्रेस किया, ये पर्पल बटन आ गया, इस बटन को प्रेस किया, ग्रीन बटन आ गया, इस बटन को प्रेस किया, ये हमारा रेड बटन आ गया। तो जिस भी बटन को हम भी प्रेस कर रहे हैं वो भी फ्लैश होगा, और जिस रैंडम बटन को गेम दिखा रहा है वो भी फ्लैश होगा। इनफैक्ट हम थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आ सकते हैं कि जिस बटन को हम फ्लैश कर रहे हैं उसे हम एक ग्रीन कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर जिस भी बटन को हम फ्लैश कर रहे हैं, यानी जिस बटन को यूजर फ्लैश कर रहा है, उसे हम एक बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे सकते हैं। तो उससे और ज़्यादा बेटर तरीके से हमें पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। तो एक ये मेरा बटन फ्लैश फंक्शन है, ऐसे ही हम अपना यूज़र फ्लैश फंक्शन बना लेते हैं, यूज़र फ्लैश फंक्शन, जिसके अंदर यूज़र फ्लैश वाली क्लास आएगी। ये मेरी यूज़र फ्लैश वाली क्लास है। तो यहाँ पर जब यूज़र प्रेस कर रहा है बटन को, तो उस केस में हम यूज़र फ्लैश को कॉल करेंगे। जब हमारा गेम जनरेट कर रहा है लेवल अप में, तब हम बटन को फ्लैश करवाएंगे गेम वाले से। इनफैक्ट बटन फ्लैश की जगह इसको भी गेम फ्लैश नाम दे देते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा और डिस्टिंक्शन पता चले। इससे क्या होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाद में हम सिंगल फंक्शन बना देंगे, अभी बस क्लैरिटी के लिए। गेम फ्लैश क्या करता है, वाइट कलर कर देता है, यूज़र फ्लैश क्या करता है, ग्रीन कलर कर देता है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब थोड़ा सा और क्लैरिटी से हमें पता चलेगा चल क्या रहा है। जैसे ही हमने की ए प्रेस की, वैसे ही क्या हुआ, गेम ने क्या किया, इसे फ्लैश कर दिया। अब हम इसे फ्लैश करवाएंगे तो एक ग्रीन हो जाएगा। तो हमने किसे प्रेस किया, हमने येलो वाले बटन को प्रेस किया। अब हम पर्पल वाले बटन को प्रेस कर रहे हैं तो वो ग्रीन हो जाएगा। इस वाले बटन को प्रेस कर रहे हैं तो ये ग्रीन आ जाएगा। इस वाले बटन को प्रेस कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये हमारा रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से जब यूजर बटन को प्रेस करेगा तो वो ग्रीन होंगे, पर जब गेम से बटन फ्लैश हो रहा है तो वो व्हाइट कलर का होगा। तो एक थोड़ा सा हल्का सा डिस्टिंक्शन आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम इन दोनों एरेज को टैकल करेंगे। एक है हमारा गेम सीक्वेंस, एक है हमारा यूजर सीक्वेंस। अब गेम सीक्वेंस के अंदर तो जैसे जैसे गेम नए नए रैंडम कलर्स को जनरेट करता रहेगा, उन सारे कलर्स को, बटन्स को नहीं, सारे कलर्स को हम अपने गेम सीक्वेंस के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो कहाँ पर कलर्स जनरेट हो रहे हैं, इस हमारे लेवल अप वाले फंक्शन के अंदर हम एक रैंडम कलर को जनरेट कर रहे हैं। तो जैसे ही रैंडम कलर जनरेट हो जाएगा, इन सबको कर लेते हैं कॉमेंट आउट। जैसे ही हमारा रैंडम कलर जनरेट हो जाएगा तो हम अपने गेम सीक्वेंस के अंदर पुश कर देंगे अपने रैंडम कलर को। इनफैक्ट जैसे ही हमने पुश किया रैंडम कलर को, हम क्या कर सकते हैं, अपने गेम सीक्वेंस को प्रिंट करवा सकते हैं। console.log गेम सीक्वेंस सेव, एंड इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। जैसे ही हमने ए को प्रेस किया, गेम स्टार्ट हो गया। गेम सीक्वेंस के अंदर पर्पल हमारे लिए फ्लैश हुआ और ये मेरी गेम सीक्वेंस मेरे पास प्रिंट होकर आ गई, जिसके अंदर सेव हो गया है पर्पल। दोबारा अगर स्टार्ट करेंगे, के को प्रेस किया तो क्या हुआ, दोबारा से गेम स्टार्ट हो गया, येलो फ्लैश किया और हमारी जो गेम सीक्वेंस एरे है उसके अंदर भी हमारे पास येलो ऐड होकर आ गया। तो जैसे ही लेवल अप हो रहा है, रैंडम कलर जनरेट हो रहा है, वैसे ही क्या होगा, हमारे गेम सीक्वेंस के अंदर एक नया रैंडम कलर ऐड हो जाएगा, पुश हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यूजर जब बटन को प्रेस करेगा, तो यूजर सीक्वेंस के अंदर भी यूजर का बटन ऐड होना चाहिए। तो उसको ऐड करने के लिए हम अपना कलर निकाल लेते हैं कि इस बटन का क्या कलर होने वाला है। तो यूजर का जो कलर है वो बेसिकली बटन के पास अवेलेबल है। हर बटन को पता है कि उसका क्या कलर है। यहाँ पर हर बटन के पास अपना जो कलर है वो भी क्लास के अंदर स्टोर्ड है। पर क्लास के अंदर क्योंकि मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं बटन के साथ, तो हम क्या करेंगे, साथ के साथ एक आईडी एट्रीब्यूट दे देते हैं जिसके अंदर हर बटन अपने कलर को स्टोर करेगा। और इस आईडी को हम स्टाइलिंग या किसी और चीज़ के लिए एक्सेस नहीं करेंगे। इस आईडी को सिर्फ हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम हर बटन से उसका कलर निकाल पाए। तो इसे पर्पल कह देते हैं, सेव। यहाँ पर कलर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने बटन से गेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू। इसे कर लेंगे console.log। हमारे यूजर ने कौन से कलर का बटन एंटर किया वो हम प्रिंट करवा देंगे। यानी बटन जिसे प्रेस किया गया था, जिसके बाद ये फंक्शन इन्वोक हुआ था, उससे हम गेट एट्रीब्यूट वाले मेथड से आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आईडी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो उसके कलर के इक्वल है, तो हमारे पास यूजर का कलर आ जाएगा और उसे अभी हम प्रिंट करवा रहे हैं। रिफ्रेश कर देंगे, गेम को स्टार्ट कर लेंगे। अब ये हमारा येलो है, येलो को प्रेस किया तो क्या आ गया, हमारे पास येलो आ गया और उसका कलर आ गया। कलर क्या है, वो आईडी ही है उस बटन की। इसको प्रेस किया तो ग्रीन आ गया, इसको प्रेस किया तो पर्पल आ गया, इसको प्रेस किया तो रेड आ गया। तो बेसिकली हमें सही आईडी मिल रही है, मतलब सही यूजर का कलर मिल रहा है। ये यूजर कलर हमारे पास आ गया तो हम यूजर सीक्वेंस के अंदर पुश कर देंगे अपने यूजर कलर को। और अब जैसे ही यूजर ने एंटर किया वैसे ही हमें चेक भी करवाना पड़ेगा कि यूजर ने जो सीक्वेंस एंटर किया है क्या वो सही सीक्वेंस है। और हम किसको चेक करेंगे, ये जो कलर ऐड हुआ है सिर्फ हम इसके लिए चेक करेंगे कि यूजर ने अभी जो लास्ट कलर ऐड किया है क्या वो हमारे गेम सीक्वेंस के साथ मैच करता है। तो उसके लिए हम एक और फंक्शन बना सकते हैं। इस फंक्शन को नाम दे देते हैं फंक्शन चेक
आंसर या चेक बटन, इस तरीके का कोई भी हम नाम दे सकते हैं। चेक आंसर के अंदर हम करंट लेवल को पास करेंगे। अभी लेवल्स क्या चल रहे हैं, हर लेवल पर गेम क्या करता है, एक नया कलर जनरेट करता है। हम लेवल 1 पर हैं, गेम ने एक कलर जनरेट किया, लेवल 2 पर आ गए, नया कलर जनरेट किया, लेवल 3 पर आ गए, नया कलर जनरेट किया, लेवल 4 पर आ गए, नया कलर जनरेट किया। तो अभी हम कौन से लेवल पर हैं उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। कैसे ट्रैक करेंगे, चेक आंसर के अंदर हमारा जो करंट लेवल है वो हमारे लेवल वेरिएबल के अंदर है, तो हम console.log कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं करंट लेवल और यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं अपना लेवल, सेव। तो जैसे ही हमारा बटन प्रेस हो जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, उसे यूज़र सीक्वेंस के अंदर ऐड कर देंगे और चेक आंसर वाले फंक्शन को कॉल लगा देंगे। चेक आंसर वाला फंक्शन अभी क्या कर रहा है, आंसर चेक नहीं कर रहा, सिर्फ करंट लेवल को प्रिंट करवा रहा है। रिफ्रेश करेंगे, गेम को स्टार्ट किया, एक की को प्रेस किया, ये फ्लैश हुआ, इसको हमने प्रेस कर दिया। तो जैसे ही हमने इसे प्रेस किया, बटन के प्रेस करने से क्या हुआ, वो हमारा बटन फ्लैश कर गया, यूज़र सीक्वेंस के अंदर ऐड हो गया हमारा कलर, एंड उसके साथ साथ चेक आंसर कॉल हो गया। जैसे ही चेक आंसर कॉल हुआ उसने लेवल को प्रिंट करवा दिया। क्या लेवल है, अभी करंट लेवल है 1, जो कि है 1 के इक्वल। अब जो भी हमारा करंट लेवल है वही साइज होगा हमारे गेम सीक्वेंस और यूजर सीक्वेंस का। हम चाहें तो गेम सीक्वेंस को प्रिंट करवा सकते हैं, ये गेम सीक्वेंस हो गया। हम चाहें तो यूजर सीक्वेंस को प्रिंट करवा सकते हैं, ये यूजर सीक्वेंस हो गया। तो जो मेरे करंट लेवल की वैल्यू होती है वही साइज हमारे गेम सीक्वेंस और यूजर सीक्वेंस का होगा। यूजर ने क्या प्रेस किया, हमारे लिए येलो ही प्रेस किया है, तो ये तो हमारा करंट लेवल आ गया। अब हमें कौन सी चीज़ चेक करनी है, हमें ये वाले इंडेक्स की दोनों की वैल्यू चेक करनी है कि गेम सीक्वेंस के अंदर जो हमारा लास्ट लेवल की वैल्यू है वो क्या यूज़र सीक्वेंस के अंदर भी लास्ट लेवल की सेम ही वैल्यू है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट इंडेक्स इज इक्वल टू हमारा लेवल -1। इंडेक्स के अंदर लेवल -1 की वैल्यू स्टोर होकर आ जाएगी और हम चेक कर लेंगे कि अगर यूज़र सीक्वेंस के अंदर हमारे इंडेक्स पर सेम वैल्यू है एज आर गेम सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स। अब एक तो है दोनों की सेम वैल्यू है, तो इस केस में हम प्रिंट करवा देंगे console.log सेम वैल्यू, एंड दूसरे केस में हम प्रिंट करवा देंगे एल्स के केस में क्या होगा, एल्स के केस में हमारा गेम ओवर हो जाएगा क्योंकि यूजर ने गलत चीज एंटर की। तो h2.inner टेक्स्ट के अंदर हम लिखवा देंगे गेम ओवर, एंड अभी के लिए ये सारी चीज़ हम हटा लेते हैं। दोबारा से प्रेस एनी की टू स्टार्ट, इसे कर लेते हैं सेव, एंड इस तरीके से हमारा गेम ओवर हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कोई भी की प्रेस करेंगे ये फ्लैश हुआ। हमने क्या किया, रेड प्रेस हुआ तो हम रेड को ही दोबारा प्रेस करेंगे, तो सेम वैल्यू आ गई हमारे पास। पर अगर हम गेम स्टार्ट करते, कोई भी की प्रेस करते, येलो फ्लैश हुआ, बट हम पर्पल क्लिक कर देते हैं तो उस केस में क्या आया, गेम ओवर, प्रेस एनी की टू स्टार्ट। यानी अगर हमने सही सीक्वेंस ऐड किया उस केस में तो हमें पता चल जाएगा सेम वैल्यू है, गलत सीक्वेंस ऐड किया तो उस केस में गेम ओवर हो जाएगा। अब सही सीक्वेंस ऐड करने के बाद भी हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक तो है कि अभी गेम के अंदर कई सारे लंबा सीक्वेंस बन चुका है, पहले येलो आ चुका है, फिर हमारे पास पर्पल आ चुका है, फिर हमारे पास ग्रीन आ चुका है, फिर हमारे पास रेड आ चुका है, फिर दोबारा रेड आ चुका है। अब एक तो है यूजर अभी शुरुआत से इन सीक्वेंस को एंटर करना स्टार्ट कर रहा है कि पहले हमने येलो प्रेस किया, फिर हमने पर्पल को प्रेस किया, एंड उसके बाद अभी हमने सिर्फ ग्रीन को प्रेस किया। एक तो है ये केस कि हमने किसी मिडल वाले बटन को प्रेस किया है। दूसरा केस ये हो सकता है कि हमने पूरे के पूरे सीक्वेंस को प्रेस कर दिया और लास्ट जो चीज़ हमने प्रेस की है वो रेड है। अगर हमने सही प्रेस किया है तो या तो हम कहीं बीच में हो सकते हैं, ये जो हमारा पूरा का पूरा गेम सीक्वेंस होगा, दिस इज माई गेम सीक्वेंस, ये जो मेरा गेम सीक्वेंस एरे है, या तो हमारा जो करंट लेवल चल रहा है जिसको हम चेक कर रहे हैं अभी, या तो वो कहीं बीच में आता है या फिर वो हमारा लास्ट लेवल है। तो दो केसेस हो सकते हैं कि या तो हम किसी बीच की वैल्यू को चेक करें या फिर लास्ट की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो अगर हम किसी मिडिल वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं उस केस में तो क्या होगा, उस केस में कुछ नहीं होगा, बस लेवल अप हो जाएगा, मतलब एक लेवल और आगे हमें चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ग्रीन ग्रीन से मैच कर गया उसके बाद यूज़र कुछ और एंटर करेगा, फिर हम उसे रेड से कंपेयर करेंगे, फिर यूज़र कुछ और एंटर करेगा, फिर हम उसे रेड से कंपेयर करेंगे। तो अगर हम अपनी गेम सीक्वेंस की किसी बीच वाली वैल्यू को चेक कर रहे हैं तो फिर उस केस में तो हम आगे आगे चेक करते रहेंगे। उस केस में क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस हम चेक ही करते रहेंगे, मतलब हम दोबारा से अपने नेक्स्ट बटन के प्रेस होने का वेट करेंगे, नेक्स्ट बटन के प्रेस होने का वेट करेंगे, एंड फिर दोबारा से वैसे ही चेक करेंगे जैसे हमने अभी चेक किया। पर अगर वो वैल्यू लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू कहने का मतलब है कि जिस वैल्यू के लिए, जिस करंट लेवल के लिए हमने चेक किया, जिस इंडेक्स के लिए हमने चेक किया, वो हमारा लास्ट इंडेक्स है गेम सीक्वेंस का, तो उस केस में क्या होगा,
उस केस में हम लेवल अप कर देंगे। लेवल अप करने का मतलब है कि पहले लेवल 1 था तो अब 2 हो जाएगा, 3 था तो 4 हो जाएगा, 8 था तो अब 9 हो जाएगा, और हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। और फिर गेम क्या करेगा, गेम एक नया कलर जनरेट करेगा। तो लेवल अप के अंदर, लेवल अप जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर ऑलरेडी गेम एक नया रैंडम कलर जनरेट करता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अगर हमारा लास्ट इंडेक्स है जिसे हम चेक कर रहे हैं तो उस केस के लिए हमें सिर्फ लेवल अप वाले फंक्शन को कॉल करना है। पर अगर हमारा कोई मिडिल नंबर है तो उस केस के लिए हमें कुछ नहीं करना। उस केस के लिए नेक्स्ट बटन के प्रेस होने का वेट करना है और फिर अपने आंसर को दोबारा से वैसे ही चेक करना है जैसे हम अभी चेक कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे ही हमारे पास सेम वैल्यू आ जाती है, उस केस में 2 केसेस बनते हैं। एक केस है कि हम कहीं मिडिल में है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। पर एक केस है जिसमें हम लास्ट में, यानी हमारे जो यूजर सीक्वेंस की लेंथ है, दैट लेंथ इज इक्वल टू हमारे गेम सीक्वेंस की लेंथ। यानी यूजर ने उतनी ही वैल्यूज एंटर कर दी थी जितनी गेम सीक्वेंस के अंदर हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम कर देंगे लेवल अप। तो लेवल अप वाले फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। लेवल अप क्या करेगा, लेवल को प्लस प्लस कर देगा, h2.inner टेक्स्ट को अपडेट कर देगा एंड दोबारा से एक रैंडम कलर को जनरेट करेगा। तो इसे भी एक बार ट्राई करते हैं कि क्या अगर सेम लेंथ है, मतलब 1 के लिए हमने 1 ही प्रेस किया लेवल 1 के लिए, तो फिर हमारा लेवल अप हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, कोई भी की प्रेस करेंगे, ये हमारा लेवल 1 में ये फ्लैश हुआ, इसको हमने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने से क्या हुआ, हमारा लेवल अपडेट होकर हो गया लेवल 2। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, रिफ्रेश किया, कोई भी की प्रेस की, ये फ्लैश हुआ, हमने क्या किया, इसे क्लिक कर दिया। जैसे ही इसे क्लिक किया वैसे ही लेवल अपडेट होकर क्या हो गया, ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब हम इसे भी प्रेस कर सकते हैं। तो दोबारा से क्या हुआ, लेवल अपडेट हो गया, इसे प्रेस किया, लेवल अपडेट हो गया। तो अभी क्या हो रहे हैं, सारे के सारे लेवल्स अपडेट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी लेवल की वैल्यू है वो फिक्स्ड वैल्यू है। पर हमें क्या पास करने की जरूरत है, करंट लेवल की, हम कौन से इंडेक्स पर चेक कर रहे हैं। अभी हमारा जो इंडेक्स है वो एक फिक्स्ड इंडेक्स है। फिक्स्ड इंडेक्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, चेक आंसर के अंदर अपना इंडेक्स पास कर देंगे। कौन सा इंडेक्स, जहां पर हमने यूजर के कलर को पुश किया है। तो यूजर सीक्वेंस के अंदर जो हमारा लास्ट इंडेक्स है, यानी यूजर सीक्वेंस डॉट लेंथ -1, अगर लास्ट बटन जो हमने प्रेस किया है हमें उसी को चेक करना है, क्योंकि हम एक ही बटन को चेक कर रहे हैं, तो हम उसी बटन का इंडेक्स एंटर करेंगे और वो इंडेक्स हमारा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। अब उस इंडेक्स के लिए हम अपनी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, अब इस बटन को प्रेस करेंगे, ये स्टार्ट हो गया, इसको क्लिक किया हमने तो हमारा सही आंसर था, तो लेवल क्या हो गया, ++ हो गया। अब गेम सीक्वेंस के अंदर 2 कलर है, पर्पल एंड पर्पल, तो हम दोबारा से पर्पल को ऐड कर देंगे, तो लेवल दोबारा से अपडेट हो गया। इस भी चीज़ को हमें थोड़ा सा और टैकल करना है अभी। सबसे पहले तो ये जो हमारा लेवल अप फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा डिले दे देंगे, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने में 1 सेकंड का हम डिले डाल देते हैं। तो यहाँ सेट टाइम आउट कर देते हैं फॉर लेवल अप और 1 सेकंड के लिए एंटर कर देते हैं 1000। सेव, रिफ्रेश, की प्रेस की, एंटर किया तो लेवल अप होगा और 1 सेकंड के बाद नया फ्लैश होगा। इन केस सेम कलर 2 बार फ्लैश कर रहा है तो वो एक साथ ही फ्लैश हो जाएगा, तो हमें दिखेगा नहीं, डिफरेंस समझ नहीं आएगा, इसीलिए हमने 1 सेकंड का टाइम आउट इसके अंदर डाल दिया है। अब हम यहाँ पर एक और मेजर चेंज करने वाले हैं अपने कोड के अंदर। जैसे ही हमारा लेवल अप हो जाता है वैसे यूजर को क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से सारी की सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी एरे में। मतलब जैसे ही हम लेवल 2 पर हैं, यूजर को 2 बटन दबाने पड़ेंगे, लेवल 3 पर हैं, यूजर को 3 बटन दबाने पड़ेंगे, लेवल 4 पर हैं, यूजर को 4 बटन दबाने पड़ेंगे। तो जैसे ही हमारा लेवल अप होता है वैसे ही क्या होगा, यूजर सीक्वेंस रीसेट हो जाएगा, यूजर सीक्वेंस खाली हो जाएगा और शुरुआत से यूजर को सारी चीजें प्रेस करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही लेवल अप फंक्शन कॉल होता है हम यूजर सीक्वेंस को रीसेट कर देंगे टू एम्प्टी वैल्यू। इसे कर लेते हैं सेव, एंड ये एक मेजर चेंज है, रिफ्रेश करेंगे। अब हमारे गेम में हम किसी भी की को प्रेस करेंगे, गेम स्टार्ट हो गया। अभी हम लेवल 1 पे हैं तो हमारे लिए पर्पल कलर आ गया, हम पर्पल को ही प्रेस करेंगे तो अब हम कहाँ आ गए, लेवल 2 पर आ गए। गेम सीक्वेंस के अंदर पर्पल और येलो हैं, तो पहले हमें पर्पल को प्रेस करना पड़ेगा, फिर हमें येलो को प्रेस करना पड़ेगा। दोनों को जब हमने प्रेस कर लिया अब हम लेवल 3 पर आ गए हैं, तो हमारे लिए रेड फ्लैश हुआ। गेम सीक्वेंस के अंदर क्या है, पहले पर्पल है, येलो है, रेड है, तो पहले हम पर्पल करेंगे, फिर हम येलो करेंगे, फिर हम रेड करेंगे। तो अब गेम सीक्वेंस क्या करेगा, अपडेट करके उसने लेवल 4 कर दिया है। रेड दोबारा से फ्लैश हुआ, तो पहले पर्पल आ गया, फिर येलो आ गया, फिर रेड आ गया, दोबारा रेड आ गया। तो पर्पल, येलो, रेड एंड दोबारा से रेड। उसके बाद गेम सीक्वेंस ने ट्रैक किया कि सारे सही थे और इस बार उसने येलो को फ्लैश किया, तो इस बार गेम सीक्वेंस कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब अगर हमने कुछ गलत चीज प्रेस कर दी, लेट्स सपोज हमें पर्पल प्रेस करना था पर मैंने तो रेड प्रेस कर दिया, फर्स्ट चीज हमने रेड प्रेस कर दी, तो उससे क्या हुआ, गेम ओवर हो गया। नाउ प्रेस एनी की टू स्टार्ट। अब हम दोबारा जब स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमने ए को प्रेस किया,
तो अब कुछ भी काम नहीं कर रहा कोड के अंदर। काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जैसे ही गेम ओवर हो जाता है ना, हमें चीज़ों को रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार गेम स्टार्ट हो गया, मतलब एक बार यहाँ पर अगर गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, स्टार्टेड की वैल्यू हमने ट्रू कर दी थी, वो वैल्यू दोबारा तो कभी फॉल्स हुई नहीं, तो चीज़ें रीसेट करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही हमारा गेम ओवर हो जाता है वैसे ही हमें चीज़ें रीसेट करनी पड़ेंगी। तो रीसेट करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, रीसेट। और फंक्शन रीसेट क्या करेगा, इसे लास्ट में बनाते हैं, फंक्शन रीसेट। फंक्शन रीसेट एक तो स्टार्टेड की वैल्यू को दोबारा से फॉल्स कर देगा कि हमारा गेम अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है, गेम सीक्वेंस को खाली कर देगा कि गेम सीक्वेंस की वैल्यू दोबारा से खाली हो जाएगी। हम चाहें तो अपने यूज़र सीक्वेंस को भी दोबारा से री इनिशियलाइज कर सकते हैं और अपने लेवल को वापस से हम ले आएंगे वैल्यू 0 पर। मतलब जो वैल्यूज़ हमने शुरुआत में यहाँ पर दी थी वही सारी वैल्यूज़ हम अपने रीसेट वाले फंक्शन में लिख रहे होंगे। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अब गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेस एनी की, एक की हमने प्रेस कर दी, लेवल 1 आ गया, लेवल 1 आ गया, ये हमारा गेम सीक्वेंस है। हम क्या करेंगे, पर्पल को प्रेस कर दिया। अभी के लिए क्या एक और चेंज कर लेते हैं, यहाँ ये जो हम console.log करवा रहे हैं रैंडम बटन्स को, इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं। एंड और कोई console.log, हमारा गेम सीक्वेंस को हम प्रिंट करवाते रहेंगे ताकि हमें हिंट मिलता रहे गेम खेलते टाइम। ठीक है, सेव, रिफ्रेश। ये हमारा गेम स्टार्ट हो गया। किसी भी की को प्रेस कर सकते हैं, की प्रेस की, गेम स्टार्ट हो गया, येलो फ्लैश हुआ। गेम सीक्वेंस के अंदर अभी येलो है तो हम येलो को प्रेस कर देंगे, तो अब हम लेवल 2 पर आ गए। अब पर्पल फ्लैश हुआ, गेम सीक्वेंस के अंदर येलो और पर्पल है, तो हमने येलो कर दिया, फिर हमने पर्पल कर दिया। तो अब लेवल 3 पर आ गए, येलो पर्पल पर्पल, येलो पर्पल पर्पल। तो अब हम लेवल 4 पर आ गए, लेवल 4 के अंदर येलो पर्पल पर्पल, येलो आ गया। तो 1 2 3 4, अब दोबारा से पर्पल फ्लैश हो गया, तो ये हमारा गेम सीक्वेंस है। अब लेट्स सपोज हमने कोई गलत चीज़ प्रेस कर दी, हमने रेड को प्रेस कर दिया, तो उससे हमारे पास आ जाएगा गेम ओवर, प्रेस एनी की टू स्टार्ट। इस बार हम चाहें तो के को प्रेस कर सकते हैं, किसी भी की को प्रेस कर सकते हैं। तो दोबारा से कहाँ पर आ गए, दोबारा से लेवल 1 पे आ गए। लेवल 1 पे आ गए तो दोबारा गेम हमारा स्टार्ट हो गया। इस बार क्या हुआ, इस बार हमारा येलो कलर फ्लैश हुआ, तो दोबारा से हम येलो को प्रेस करेंगे। तो अब हमारे पास येलो येलो आ गया, तो हम येलो येलो को 2 बार प्रेस करेंगे। अब हमारे पास 1 आ गया, इसे प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, दोबारा से गेम ओवर हो गया, प्रेस एनी की टू स्टार्ट। अब इतना वाला मतलब गेम कैसे खेलना है वो तो हमने कंप्लीट कर दिया। इसके साथ साथ हम चाहें तो हमारे ओरिजिनल गेम की तरह स्कोर को भी ट्रैक कर सकते हैं। ये जो हमने ओरिजिनल बनाया था, इसको अगर हम स्टार्ट करें, लेट्स सपोज हमने ये कर लिया, तो इसके अंदर हमारा स्कोर भी ट्रैक होता है। गेम ओवर हो गया एंड योर स्कोर वाज 3। स्कोर क्या है, बेसिकली जो लास्ट लेवल जो आपने खेला है। तो स्कोर को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गेम ओवर से पहले यहाँ पर इनर टेक्स्ट की जगह या इनर टेक्स्ट ही रख सकते हैं, गेम ओवर योर स्कोर वॉज, एंड या इसे कर ही लेते हैं, इनर HTML कर लेते हैं। हम अपना बोल्ड में स्कोर प्रिंट करवा सकते हैं। क्या था हमारा स्कोर, हमारा स्कोर था हमारा लेवल, तो ये हमारा लेवल आ जाएगा। एंड उसके बाद प्रेस एनी की टू स्टार्ट से पहले हम एक नेक्स्ट लाइन दे देते हैं, BR टैग एंटर कर देते हैं। तो इनर टेक्स्ट के अंदर ये सारा कोड इस तरीके से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टैग्स हम नहीं दे सकते इनर टेक्स्ट के अंदर, इसीलिए हमने इनर HTML कर लिया है। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। अभी हमारा गेम स्टार्ट कर सकते हैं। गेम स्टार्ट हो गया, हमने लेवल 1 खेल लिया, ये लेवल 2 खेल लिया, ये लेवल 3 खेल लिया, ये हमने लेवल 4 खेल लिया। और लेट्स सपोज अब हम कुछ गलत कर देते हैं, ये हमने गलत कर दिया, ओके फर्स्ट रेडी था, ये हमने गलत कर दिया, तो क्या आ गया, गेम ओवर योर स्कोर वाज 5, कि हमने सिर्फ लेवल 5 तक ही खेला है तो हमें 5 का ही स्कोर मिलेगा। तो इस तरीके से हम चाहे तो स्कोर भी प्रिंट करवा सकते हैं, दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं अपने गेम को। एंड जब भी गलत होता है, गलत होने पर एक और छोटा सा चेंज हम लेकर आ सकते हैं कि यहाँ पर नोटिस किया होगा, इस वाले गेम में अगर कुछ गलत होता है तो सारी स्क्रीन जो है कुछ टाइम के लिए रेड हो जाती है, तो वही सेम इफेक्ट हम यहाँ पर ला सकते हैं। जब भी हमारा आंसर चेक होगा और यूज़र सीक्वेंस गलत हो जाएगा तो गेम रीसेट करने से पहले या करने के बाद कभी भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट कर देंगे अपने कलर को। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, अपनी पूरी बॉडी को हम सिलेक्ट कर लेंगे और बॉडी के लिए हम अपने कलर को डॉट स्टाइल डॉट कलर को सेट कर देंगे टू रेड। अब सेट करने के बाद दोबारा से रेड, ऐसा तो नहीं है परमानेंटली सेट करना है, हमें कुछ टाइम के बाद दोबारा से उसे रीसेट करना है टू वाइट। तो यहाँ पर एक और हम फंक्शन ऐड कर देंगे जो करीबन 150 मिली सेकेंड्स के बाद इसके कलर को दोबारा से रीसेट कर देता है टू वाइट।
सेव, यहाँ आ जाते हैं अपने गेम पर, रिफ्रेश, स्टार्ट कर दिया हमने गेम, लेवल 1 कंप्लीट हो गया, अब हमारा लेवल 2 कंप्लीट हो गया, अब हमारा लेवल 3 कंप्लीट हो गया। एंड इस बार हम कोई गलत की प्रेस कर देते हैं। ओके, यहाँ पर कलर की जगह हमें बैकग्राउंड कलर को सेट करना है। रुकी मिस्टेक, कोई बात नहीं, इस कलर को यहाँ से हटा लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, क्योंकि उससे सारा का सारा टेक्स्ट नहीं तो रीसेट हो जाएगा टू वाइट। गेम स्टार्ट कर लेते हैं, लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, एंड अब हम कुछ गलत प्रेस कर देते हैं तो एकदम से रेड आ गया और हमें पता चल गया गेम ओवर, योर स्कोर वाज 3, प्रेस एनी की टू स्टार्ट। और हम चाहें तो बार बार अगर यूजर गेम को खेल रहा है तो हम एक हाईएस्ट स्कोर नाम की वैल्यू को भी ट्रैक कर सकते हैं। वो पार्ट मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ। हमने क्या कर लिया, अपने साइमन सेज नाम के गेम को कंप्लीटली बिल्ड कर लिया है। ये गेम ऐसे ही काम करता है और हमने बहुत सारे जावास्क्रिप्ट डॉम के जो इवेंट्स होते हैं उनको यूज़ किया। जावास्क्रिप्ट के अंदर कितनी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, उन सारी चीज़ों को, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने यूज़ किया है। एंड ये गेम वैसे दिखने में बहुत सिंपल लग सकता है, बट इट कैन बी वेरी एडिक्टिव इफ़ यू स्टार्ट प्लेइंग इट। इट कैन बूस्ट योर मेमोरी इफ़ इट हेल्प्स। एंड उसके साथ साथ ये जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए हमने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ग्रिल करके एक एक छोटी छोटी चीज़ को समझा है। तो आई होप कि इसको हमने बिल्ड कैसे किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा भी डाउट होता है, हल्का सा जाकर उस पार्ट को रिवाइंड करके ज़रूर देख लेना है। और अगर कोई डाउट नहीं है, अच्छे से गेम हमें समझ में आ गया, तो एक होमवर्क प्रॉब्लम मैं आपको दे रही हूँ कि यूज़र एक बार में जितने भी गेम्स खेलता है, हमें क्या ट्रैक करना है, हमें उन सबका हाईएस्ट स्कोर ट्रैक करना है और हम उस हाईएस्ट स्कोर को कॉन्स्टेंटली अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम मैं दे रही हूँ फॉर द साइमन सेज गेम।